बात यह है कि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं जो बहुत पसंद आने लायक, और जो कुछ भी आपको पसंद आता है वो कभी ना कभी आपको धोखा ही देके जाता है। फिर ज्ञानियों ने एक क्या कंक्लूजन निकाल दिया, पूरी दुनिया जिस प्रिंसिपल पर चल रही है वो प्रिंसिपल है डिजायर का ही, और जब उस डिजायर के प्रिंसिपल को समझ करके हम उससे फ्री हो जाते हैं तो वो कहलाती है मुक्ति। उस मुक्ति का ही दूसरा नाम भगवान है। शादी करना इतना मैंडेटरी क्यों है हमारी सोसाइटी में? क्योंकि सेक्स एक बायोलॉजिकल नीड है। इतनी अच्छी एजुकेशन हम अपने लड़के लड़कियों को दे नहीं पाते कि वो अपनी बॉडी को साफ साफ समझ लें और सेक्स के साथ मर्यादित तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से रह पाए। और जो आप नॉर्मल सोसाइटी है उसमें देखोगे तो सिंगल लोग 5% मिलेंगे, लेकिन आप आर्टिस्ट्स में देखोगे तो आपको सिंगल लोग हो सकता है 25% मिले, और अगर आप स्पिरिचुअल लोगों में देखोगे तो वहाँ पे आपको सिंगल लोग 50% मिलेंगे। जो यूथ आजकल एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में वो एप्स आ गई हैं ऑनलाइन कि आपको गाड़ी कब मिलेगी, शादी क्या होगी, उस पर आपका क्या ओपिनियन? यार यूथ चाहिए ना हमको। अभी भगत सिंह की बात करी थी, आज़ाद, ये यूथ चाहिए। एस्ट्रोलॉजी तो मजबूरी का नाम है। अच्छा सर, ऐसे भी होता है कई बार जैसे बोलते हैं कि ये सब कुछ लिखा हुआ है पहले ही, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? सब कुछ तो जो कैदी होते हैं उनका लिखा होता है पहले, इतने बजे उठेगा, इतने बजे सोएगा, इस दिन जेल में जाएगा और इस दिन रिहा होगा। ये तो कैदियों का होता है। इंसान तो वो है जो आज़ाद शय है, जिसका सब कुछ लिखा हुआ है पहले से। वो इंसान के नाम पे धब्बा है। सत श्री अकाल जी, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने के टॉक शो में। आज जो मेरे साथ मेहमान है, मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे इनकी अच्छी अच्छी रील्स देख के इंस्पायर होता था। सोचा नहीं था कभी मिलेंगे, पर मेरे को एक अच्छी आदत शुरू हुई है तकरीबन 1 साल पहले कि मेरे को जो भी लोग पसंद है ज़िंदगी में, तो मेरे को लगता था कि सफ़र बहुत छोटा है। अगर किसी को दिल से अप्रिशिएट करने का या उनसे मिलने का मेरा दिल होता था तो मैं एक मैसेज ड्रॉप कर देता था। तो यही सोच के साथ आज मैंने अपने गेस्ट को मैसेज ड्रॉप किया कि मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहता हूँ, और अगर पॉसिबल हुआ एक पॉडकास्ट का तो वो भी करना चाहता हूँ। तो मेरे को पता नहीं था कि भगवान इतनी नज़दीक हो गए, इतनी जल्दी सुन लेते हैं। तो आज हम पहुँचे हैं उनसे मिलने भी, और मौका मिला उनसे बातचीत करने का, ज़िंदगी के बारे में समझने का। और आप सुनिए, और हिंदी मेरी थोड़ी सी हाथ टाइट है उसमें, तो कोशिश कीजिएगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। और स्वागत है सर आपका एके टॉक शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आप कैसे हो? आप कैसे हैं? आपके दर्शन करने का बस मैंने मन में सोचा था कि एक बार मैंने आपको मिलना है, देखना है रियल में। क्योंकि मेरे को लगता है कि जो भी इंसान मेरे को अच्छे लगते हैं, जिनके विचार अच्छे लगते हैं, मैं एक बार लाइफ में उनके पाँव छूना चाहता हूँ। बस ये मेरा सपना है, चाहे फ़ोटो हो चाहे ना हो। मैं बहुत साधारण इंसान हूँ। हमसे दोस्त की तरह बात हो, जैसे दो फ्रेंड्स आपस में गुफ्तगू करते हैं जी वैसे बातचीत करेंगे। जी। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। जैसा आज हूँ वैसे ही कल था। यही साधारण रोज़ का काम है, चलता रहता है। पंजाब में आपका स्वागत है, और आज हमारे एके टॉक शो में आपका स्वागत है। आपके हिसाब से सर जीवन क्या है फिर? कैसे जीना चाहिए जीवन? इंसान देखिए, आज आपको सुन रहा है, तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आज मेरी उम्र 28 साल है, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जो जीवन मिला है किस लिए मिला है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये तो चलो हमारे जो भगवत गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में से टीचिंग्स ले रहे हैं हम कि ये बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। आपके हिसाब से जीवन क्या करना चाहिए फिर सारी? देखो, अभी आप बैठे हो, फिर पूछता हूँ, आपको वापस ला रहा हूँ। अभी आप यहाँ बैठे हो, आपके लिए जीवन क्या है? अभी आप वापस जाओगे, आपकी फ्लाइट होगी, ट्रेन होगी, वो जीवन है क्या? मेरे लिए जीवन खुश रहना। अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट में नहीं, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल रियलिटी में बात करेंगे, सिद्धांत की बात नहीं कर रहे। अभी आप मेरे साथ यहाँ बात कर रहे हो, आपको अपनी ट्रेन का, फ्लाइट का ख्याल आ रहा है क्या? अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना। आपके लिए ये बहुत मैटर करता है कि आपने 10th में कितने मार्क्स अर्जित किए थे? नहीं। नहीं मैटर करता ना। तो जीवन क्या है फिर? जीवन यही तो है, यही तो है। अभी जो सामने चल रहा है यही जिंदगी है। आज में, अभी अभी में। अभी जो हो रहा है, और अभी जो हो रहा है उसमें साहब हमारी हालत अच्छी तो है नहीं। अभी जो चल रहा है उसमें हमारी हालत अच्छी नहीं है ना। अभी आपका सर दर्द कर रहा हो, अगर तगड़ा सर दर्द कर रहा हो, तो जीवन क्या है आप बताओ? दर्द ही है। दर्द है। कल परसों नरसों क्या होगा, अरे पता नहीं क्या होगा, बात अभी है, खोपड़ा फट रहा है। तो जो अभी हो रहा है यही जीवन है, और नहीं कोई जीवन होता। बात इतनी सीधी है। और अभी हर इंसान के लिए दुख है, बेचैनी है। वो दुख और बेचैनी अलग अलग नामों के साथ आते हैं। एक आदमी कह रहा है साहब मेरे को अपना बिजनेस ना 5 साल में 5 गुना करना है, ये भी दुखी है। भीतर लगातार एक आग जल रही है एम्बिशन की, ये भी दुखी है। ये दुख का दूसरा नाम है एम्बिशन। लोग मानेंगे नहीं, पर अगर ईमानदारी से देखेंगे तो बात तो साहब यही है। जी। ठीक है, तो
अभी इस समय हर आदमी किसी न किसी तरह की बॉन्डेज में है, बंधन में है, वो दुख है। हम एक तरह से जेल के कैदी हैं। और एक ही काम होना चाहिए फिर जेल के कैदी के लिए, किस तरीके से मैं बाहर निकल सकता हूँ। बिल्कुल। तो जीवन का यही उद्देश्य है। इस समय पे दुख है, मैं गौर से देखूं अपनी स्थिति को, अपने आप को धोखा नहीं दूं। अब हालत मेरी खराब है, आप मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, पर मैं आपको खुश करने के लिए हंसने की कोशिश कर रहा हूं, अपने आप को ही झूठ बोल रहा हूं कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। ये सेल्फ डिसेप्शन है, ये नहीं करना है। जीवन का पर्पस क्या है? जो भी तुम्हारी हालत है उसको एक्नॉलेज करो, जो भी तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है उसको गौर से देखो, स्वीकार करो कि ये चल रहा है, और फिर पूछो कि ऐसे ही चले क्या? ऐसे ही चलने देना है भाई, ऐसे ही चलने देना है। और कभी मजबूरी का आर्ग्यूमेंट मत दो कि मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं इसलिए चल रहा है। जब अपनी हालत को देखते हो तो ये भी पता चलता है कि जो चल रहा है तुम्हारे सपोर्ट से ही चल रहा है, तुम मजबूर नहीं हो। तुमने खुद ऐसा इंतजाम कर रखा है कि जो चल रहा है वो चलता रहे। तो जो गड़बड़ चल रही है उससे अपना सपोर्ट वापस खींच लो, तो जो गड़बड़ है वो रुक जाएगी। यही पूरा स्पिरिचुअल प्रोसेस है। स्पिरिचुअल प्रोसेस बोलते लगता है बड़ी बात हो गई, पता नहीं दूर की बात हो गई, बड़े लोगों की बात हो गई। बड़े लोगों की बात नहीं है, कॉमन सेंस है एक तरीके की। सारी विजडम को कॉमन सेंस ही माना जाना चाहिए। आगे आगे सर रिलेशनशिप्स बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, लोगों के प्यार भी बड़ी जल्दी करते हैं और अलग भी बड़ी जल्दी होते हैं। इसका कारण क्या लगता है आपको? इतनी जल्दी प्यार होगा तो इतनी जल्दी डाइवोर्स भी होगा। डाइवोर्स पहले नहीं होते थे क्योंकि मनाही थी। पहले भी अगर सोशल और लीगल और रिलीजियस सैंक्शन मिला होता, अनुमति मिली होती, अलाउड होता, तो आज जितने डाइवोर्स हो रहे हैं इससे ज़्यादा पहले होते। पहले ऐसा थोड़ी है कोई कि पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रेम होता था इसलिए लोग डाइवोर्स नहीं लेते थे। पहले बात ये थी कि डर होता था बहुत, समाज में ये चीज़ एक्सेप्टेबल ही नहीं थी कि डाइवोर्स लेके घूम रहे हो। और जो महिला होती थी उसकी ये ताकत ही नहीं होती थी कि अगर पति से अलग हो गई तो उसका गुजारा चल जाएगा, तो वो सपने में भी नहीं सोचती थी डाइवोर्स का, भले ही उसको कितनी भी तकलीफ हो, वो डाइवोर्स नहीं सोचती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार था, प्यार ना पहले था, प्यार ना आज है। बिल्कुल। लेकिन आज जो है थोड़ी सी सोशल जो स्थितियां बदली हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस बदली हैं, महिलाओं के हाथ में थोड़ी ताकत आ गई है, कमाने वगैरह लग गई हैं, उनको लीगल प्रोटेक्शन भी मिल गया है, तो अब डाइवोर्स ज़्यादा हमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप अगर पूछोगे कि डाइवोर्स का असली कारण क्या है, तो मैं कहूँगा बैड मैरिज। आप ऐसी जगह जाकर बंध गए थे जहां आपको बंधना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उस वक्त आप बेहोश हो रखे थे। डिजायर, प्यार में अंधे। प्यार में, डिजायर में अंधे। प्यार तो बहुत प्यारी चीज होता है। प्यार क्या होता है? गुरुओं ने कहा है ना कि जो तुझे प्रेम खेलन का चाहो, अगर तुझे प्रेम खेलने का चाहो है तो आ जा और यहाँ पे सर रख दे अपना, वो होता है प्यार। इसमें सर ऐसे पहले काट के यहाँ रखना पड़ता है। सरेंडर करना, मतलब सब कुछ ही। प्यार का मतलब होता है जिंदगी में कोई इतनी ऊंची चीज आ गई कि उसके लिए मैं सर कटाने को तैयार हो गया, वो प्यार है। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, सर काटे भूई धरे तब बैठे घर माई। कुछ इतना महान मिल गया, ऐसा जबरदस्त मिल गया, आंखें चुंधिया गई। मैं कह रहा हूं भाई इस चीज को पाने के लिए मेरे को खुद बिक जाना पड़े ना तो भी स्वीकार है। ले मेरा सर ले ले, सर ले ले, पर तू मिल जा मुझे, ये प्यार है। ये थोड़ी है कि आपको डिजायरी कोई चीज मिल गई, किसी की अदाएं अच्छी लग गई, या कोई पैसा अच्छा कमाता है, हाँ, किसी से आप इम्प्रेस हो गए, किसी का शरीर आपको सेक्सी लग गया, तो आप कह ले आई एम इन लव, आई एम इन लव। ये थोड़ी होता है, ये तो बहुत छोटी चीज के साथ आपने लव जोड़ दिया। लव माने किसी बहुत बहुत बड़ी चीज के बिल्कुल दीवानगी में पड़ जाना। दीवाने हुए हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि यहाँ पे कुछ छोटा मोटा था उसके दीवाने हो गए। छोटे मोटे के दीवाने हो जाओगे तो तुम भी छोटे ही रह जाओगे। छोटे रह नहीं सकते तो फिर डाइवोर्स होगा। बिल्कुल। तो डाइवोर्स का रीजन क्या है? डाइवोर्स का रीजन मैरिज ही है। आप जो है उल्टा पुल्टा ब्याह कर लाते हो, 25-30 साल के होते हो, चलो बहुत हुआ 32-35 साल के होते हो, आपने जिंदगी को समझा नहीं होता, खुद को कभी देखा नहीं होता, हार्मोन्स हाई चल रहे होते हैं उस समय पे, सोशल प्रेशर और आ जाता है, माँ बाप रिश्तेदार, चल बेटा शादी कर शादी कर, या लड़की है तो और ज़्यादा प्रेशर आता है उस पर, शादी कर। शादी कर लेते हो, कुछ सोशल प्रेशर से, कुछ हार्मोनल प्रेशर से तो डाइवोर्स तो होगा ही, और क्या होगा।
अब ताज्जुब क्या है इसमें? शादी करना इतना मैंडेटरी क्यों है हमारी सोसाइटी में? क्योंकि सेक्स एक बायोलॉजिकल नीड है। और इतनी अच्छी एजुकेशन हम अपने लड़के लड़कियों को दे नहीं पाते कि वो अपनी बॉडी को साफ साफ समझ लें और सेक्स के साथ मर्यादित तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से रह पाए। हमारी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है कि हमारे 25 साल की एजुकेशन प्रोसेस है। एजुकेशन परवरिश में इसमें दोनों जोड़ूंगा। एजुकेशन माने जो फॉर्मल एजुकेशन है जो बाहर मिलती है स्कूल कॉलेज में, और परवरिश माने वो एजुकेशन जो घर में मिलती है जी। वो इतनी अच्छी नहीं है कि हमारा एक लड़का है वो 25 साल का हो करके कॉलेज से निकल रहा है और उसके बाद वो अपोजिट जेंडर से एक हेल्दी रिलेशनशिप रख सके, एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रख सके, गरिमा डिग्निटी का रिश्ता रख सके। हमारी एजुकेशन ही ऐसी नहीं है। आप उसकी शादी नहीं करोगे तो एक बड़ा खतरा ये रहता है कि वो बिल्कुल आवारा सांड बन जाना है और वो इधर उधर जाकर समाज में कैओस फैलाएगा। दो लड़के हैं बिल्कुल जवान हो रखे हैं 25-30 साल के, दोनों का ही ब्याह नहीं हुआ है। एक लड़की है, दोनों ने उस पर नजर डाल दी है, अब ये दोनों एक दूसरे का खून कर देंगे। बिल्कुल। तो इसलिए शादी चल रही है क्योंकि हम एकदम, आप कह लो कि गंवार बदतमीज लोग हैं। शादी की प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि क्या ये शादी का जो इंस्टीट्यूशन है ये एकदम ही खराब है, आउटडेटेड है, बेकार है। मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं नहीं कि शादी न करी हो और तब भी तमीज की जिंदगी जी पाए। हमारे पास जिंदगी में करने को कोई अच्छा काम है नहीं ना, समझो आप। बिल्कुल। तो हमारे लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि मैं बंदी हूं तो मेरे को बंदा चाहिए, बंदा है तो बंदी चाहिए, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। उसको और कुछ नहीं दोगे तो पागल हो जाएगा, वो इधर उधर वो बहुत फसाद करेगा, कैओस करेगा वो बहुत ज्यादा। बिल्कुल। या तो आप उसको इस तरह से एजुकेट करो कि उसको लाइफ में एक हाई पर्पस मिल जाए। हाई पर्पस जरूरी नहीं है कि आउटराइटली स्पिरिचुअल हो, साइंटिफिक हो सकता है, खेलों का हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। भाई दुनिया इतनी बड़ी है, इंसान के करने के इतने सारे काम हैं। हम ऐसे तो लोग होते नहीं ना कि किसी ऊंचे मकसद को अपनी जिंदगी डेडिकेट कर पाए। अब आप 25-30 साल के हो गए तो आप क्या करोगे? तो फिर आप यही करते हो कि चलो बच्चे हो जाएं, शादी कर लो, एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, जोड़ लो उनके लिए। हाँ, जोड़ लो उनके लिए पैसे, घर वालों ने हमारे लिए जोड़े। पैसे जोड़ो, पैसे खर्च करो साहब, एक बहाना मिल जाता है समय काटने का और फिजिकल प्लेजर मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सब है। कई लोग बोलते हैं घर आते हैं साहब थक के, रोटी मिलनी शुरू हो जाती है। लड़कियां बोलती हैं अरे हम तो अबला हैं, घर में रहते हैं, मैं सिक्योरिटी मिल जाती है, हस्बैंड मिल गया तो ये सब नाटक शुरू हो जाते हैं। ये सारे नाटक इसीलिए शुरू हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास जीने की कोई माकूल वजह नहीं है, कोई राइट पर्पस नहीं है। और जब तक हमारी एजुकेशन ऐसी नहीं होगी कि बंदे को, बंदी को जीने का सही अर्थ और उद्देश्य समझा पाए, तब तक शादी एक मैंडेटरी चीज होनी चाहिए, है ना? उसके बाद कुछ करने को नहीं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, उसके बाद या तो वो ऐसा हो जाए कि कलाम साहब थे हमारे APJ, वो उन्होंने शादी तो नहीं कर रखी, बिल्कुल। इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, उनमें सिंगल लोगों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। आप साइंटिस्ट्स को देखो, आप किसी भी फील्ड के जो एकदम हाई अचीवर्स होते हैं उनको देखो, उसमें आप पाओगे कि जो सिंगल लोग होते हैं, उन्होंने शादी नहीं की, उनका परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है। और जो आप नॉर्मल सोसाइटी है उसमें देखोगे तो सिंगल लोग 1%, 2%, 5% मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप आर्टिस्ट्स में देखोगे तो आपको सिंगल लोग हो सकता है 25% मिले। और अगर आप स्पिरिचुअल लोगों में देखोगे तो वहां पे आपको सिंगल लोग 50% मिलेंगे। बिल्कुल। ठीक है, दिख रहा है। वो क्यों होता है? दिख रहा है माने मुझे देख रहे हो? नहीं, मेरा सवाल बन नहीं रहा था आपसे, आपने बना दिया। मैं महान लोगों की अब बात कर रहे थे ना, तो उसमें से मैं आपको भी सोच रहा था कि आप भी सिंगल हैं। सिंगल होना कोई पॉलिसी नहीं हो सकती। सिंगल होना एक रिजल्ट होता है। मेरे पास करने को इतना कुछ है, आप मेरे से बोल दो कि आपकी जिंदगी में ये आ गई है, आप इसका ख्याल रखो, मैं रख ही नहीं सकता। आप बोलते साहब ये आपका बच्चा पैदा हो गया है, इसका ख्याल रखो, मैं रख ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास करोड़ों बच्चे हैं पहले से, मैं उनका ख्याल रख रहा हूं। ये एक और आ गया, आप बोलो ये तो आपका अपना है, अपने शरीर की औलाद है, इसका ख्याल रखो, मैं रख ही नहीं सकता। आप बोलो कि साहब इसको पर्सनल टाइम देना जरूरी है, ये अब आपकी हो गई, मैं उसको दे ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास पर्सनल टाइम बचा ही नहीं है। तो या तो आपके पास कोई ऐसा हाई पर्पस हो लाइफ में, तब तो आप करो मत शादी, हाँ। नहीं तो अगर आप एक साधारण सोसाइटी के साधारण एजुकेशन सिस्टम और साधारण वैल्यू सिस्टम के एक साधारण प्रोडक्ट हो तो कर ही लो शादी। नहीं तो फिर आप तो यही करोगे, इधर उधर गोलियां चलाओगे। आधे
अभी भी तो कहीं पे हुआ है कि एक लेडी है यूपी में, उसके उसके हस्बैंड को, उसके 2 बच्चों को कल परसों ही जाके किसी ने गोली मार दी, और अब वो पता चल रहा है कि वो वही था, एक रिलेशनशिप केस था। हम्म? तो जानवर ही है ना हम। जानवर के लिए बहुत बड़ी बात होती है सेक्स। जंगल से ताज़ा ताज़ा निकला जानवर है हम, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है सेक्स सेक्स सेक्स। फिर इंसान उसके लिए मर्डर करेगा। तो इसलिए नियम बनाया हुआ है कि शादी कर लो। लेकिन इस नियम में एक्सेप्शंस हैं। जिनके पास कुछ और है बहुत बढ़िया करने के लिए किसी भी फील्ड में, उन पे ये नियम लागू नहीं होता या कंपलसरी नहीं होता। उन्हें करनी है तो करे, नहीं करनी तो ना करे। मैं मतलब ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपने बड़ी सरल भाषा में समझा दिया कि जो महान लोग हैं वो नहीं करते। नहीं, वो कर भी सकते हैं, नहीं करना वो नहीं पर्सनल करेंगे। ओपिनियन, वो अपनी मतलब वो नहीं करेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। करने का भी कोई नुकसान नहीं है। साहब भगत सिंह थे, आप पंजाब से, उनसे कहा था शादी कर ले, क्या बोले? मेरी हो चुकी है। उनकी मोहब्बत ही जब वतन था मेरी ना, मोहब्बत नहीं, बोले मेरी दुल्हन आज़ादी है। दुल्हन आजाद। मेरी दुल्हन आज़ादी, तो भगत सिंह हो जाओ कि मेरी दुल्हन आज़ादी है, तब शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब आपको अनुमति मिल जाती है कि मस्त रहो, जैसे रहो, सिंगल हो सकते हो। इतने ज्ञानी साधु संत महात्मा हुए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो शादी नहीं करते थे, कुछ कर भी लेते थे। वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आम आदमी तो पर्पजलेस होता है, वैल्यूलेस होता है। उसके लिए यही सबसे बड़ी वैल्यू होती है कि सेक्स। बिल्कुल। तो फिर वो यही सब करता रहता है। आपका पर्पस क्या है जिंदगी में? यही जो हम कर रहे हैं अभी, लोगों को गाइड करना। और ये कहाँ से आपके मन में आया कि मेरे मन में कुछ नहीं है। आप यहाँ बैठे हो, मेरे मन में थोड़ी आया था, तो आपके मन में आया था ना। मैं तो आपको दर्शन करने ही आया था, क्योंकि मैं जब भी किसी को सुनता हूँ, वैसे ही सब लोगों का मन रहता है, वो सबका जो मन है मैं रख रहा हूँ। सब यहाँ आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, और फिर मैं उन तक अपनी जो बात है वो पहुँचा देता हूँ। असल में अपनी बात भी नहीं पहुँचाता, मेरी बात भी कोई मेरे मन की नहीं है। लोगों के सवाल होते हैं, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। इनमें से एक भी किताब मेरी लिखी हुई नहीं है। ये सब मेरी किताबें हैं, एक भी मैंने नहीं लिखी है। ये सब मेरी ऑडियंस ने लिखी है, क्योंकि मैं तो बस आके बैठ जाता हूँ, तो हाँ जी मैं बैठ गया। फिर लोग सवाल पूछते हैं, वही जो सवाल हैं वो किताब बन जाते हैं। पर आपके भी थॉट्स कहीं ना कहीं से तो पढ़ के आए ही हैं। वो थॉट्स काटने के लिए पढ़ा जाता है, और थॉट्स लाने के लिए नहीं पढ़ा जाता। आप बच्चे होते हो, आप थॉटलेस होते हो क्या? छोटा सा 2 साल का बच्चा होता है, उसके पास भी ओपिनियन होता है। 5 साल के होते हो फिर ओपिनियन होता है, 15 साल के होते हो फिर ओपिनियन होता है। और ये जो सारे ओपिनियन माने थॉट्स होते हैं, ये सब बकवास होते हैं, क्योंकि ये सब कंडीशनड होते हैं। ये सब आपके परिवेश की और कल्चर की पैदाइश होते हैं। तो पढ़ा इसलिए जाता है ताकि पहले से ही ये जो कल्चर थॉट कचरा दिमाग में घुस गया है उसकी सफाई हो सके। पढ़ा इसलिए नहीं जाता कि और थॉट्स आ जाएं। कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं अपने। क्लियर, क्लियर माने साफ, साफ माने क्लीन, रिक्त, खाली, एम्प्टी। एम्प्टी होने के लिए पढ़ा जाता है। और अगर आप एम्प्टी हो ही तो फिर उसके बाद पढ़ने की भी कोई ज़रूरत बचती नहीं है। वैसे ज़िंदगी में मेरे सवाल ख़त्म हो चुके हैं। पीछे आपने बात की ना सवालों की, क्योंकि भगवान ने मेरे से 10 साल पहले एक एनजीओ शुरू करवा ली, तो दुनिया की पहली कैशलेस एनजीओ इन्वेंट कर दी। हाँ हाँ, मुझे तो सवाल तो मेरे ख़त्म हो चुके हैं लाइफ में। बट बीइंग अ पॉडकास्टर, मुझे जो लोगों के सवाल होते हैं वो खुद बनकर पूछने पड़ते हैं कि कोशिश करते हैं नहीं, जानने। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। यही जो सवाल हैं, अगर इनको वाजिब जवाब मिल जाए, जो लोगों के सवाल आपके माध्यम से आप पूछते हो, तो इस दुनिया की बहुत सारी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। और आपका जो कैशलेस एनजीओ उसके बारे में भी उदित से मुझे पता चला, बहुत अच्छा काम कर रहे हो मैंने ना ग्राउंड पे सर महसूस किया है कि जैसे रोज़ पर्सनली 10 सालों से लोगों को मिल रहा हूँ। चलो भगवान की कृपा है, उन्होंने मुझे इस सिचुएशन बनाई, क्योंकि मैं बातें कर रहा था पहले 1-1.5-2 घंटा कि मतलब थॉट्स भी वही डालता है। उसने मेरा थॉट डाला ना कि आपकी रील सामने आ गई, आपको मैसेज डाल दिया ना, तो सारा कुछ वो प्रोसेस था। पर लोग परेशान बहुत हैं। जैसे अभी कल मेरे पास केस आया, डिप्रेस्ड है, 35-36 साल का वो बंदा है। वो डिप्रेस्ड क्यों है उसे यही नहीं पता। और मेरे को लगता है डिप्रेशन वर्ड आजकल कॉमन ही बहुत हो गया, हर बंदा कह देता है मैं डिप्रेशन में हूँ। पर जो लोग सच में डिप्रेशन में, उनको खुद मालूम नहीं है कि वो डिप्रेशन में, तो वो इन चीज़ों से आज़ाद होना चाहते हैं। तो उसके लिए आपके क्या ओपिनियन है? आप कहाँ एक से बात शुरू करें? बताना, जो डिप्रेस्ड भी है, जब वो सो रहा होता है तब भी डिप्रेस्ड होता है क्या? शायद नहीं। गहरी नींद में है, बढ़िया, क्या वो उस वक्त भी दुखी है, उदास है क्या? नहीं। नहीं ना। आपको कभी चोट लगी होगी, फ्रैक्चर हुआ होगा, जी जी हुआ होगा, जी। दर्द हो रहा है तगड़ा, आप सो जाते हो, दर्द हो रहा होता है क्या? गहरी नींद में चले गए, नहीं। दर्द हो रहा है क्या? तो ये जैसे ही बंदा जगता है, दर्द वापस कैसे आ जाता है?
बॉडी एक्टिव हो जाती है शायद। बॉडी तो जब सो रहे थे तब भी एक्टिव थी, सांस भी ले रहे थे, खाना खाया था वो पच रहा था, सब कुछ हो रहा था, ब्लड सर्कुलेट कर रहा था। तो जगते समय ऐसा क्या खास होता है कि हमारी सारी तकलीफें वापस आ जाती हैं? क्या होता है? माइंड मेरे ख्याल से एक्टिव हो जाता है। थॉट। थॉट, और थॉट माने डिजायर, थॉट माने डिजायर, थॉट माने एक्सपेक्टेशंस। वाह, वेरी डीप आंसर। यही है ये डिप्रेशन। थॉट्स पे कंट्रोल कैसे करना है फिर? नहीं, कंट्रोल नहीं करना है, समझना है कि ये जो कुछ भी है मेरा, ये मेरा थॉट है बस, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, ये एक बहुत सब्जेक्टिव बात है। और समझना है कि मेरी सारी जो बीमारी है चूंकि वो डिजायर की है, तो मैं पा ही लेता हूं ना मुझे जिस चीज की डिजायर है, चलो पा लेते हैं। और पाने जाओ, बोलो अभी तो पाना मुश्किल है, तो बोलो पास्ट में भी तो बहुत कुछ चाहा था, वो पाया था ना, उसमें से कुछ तो पाया था। जिस चीज की डिजायर करी होगी, आपने आज तक 1000 चीजों की डिजायर करी होगी, उसमें से 50 तो पा ली होंगी। 100% पा ली। बिल्कुल। उनको पाने से डिजायर मिट गई क्या? नहीं, नहीं मिट गई, और बढ़ गई। तो अभी तुम जिन चीजों की डिजायर को लेकर डिप्रेस्ड हो, उनको पाके भी क्या तुम शांत हो जाओगे? तो फिर आदमी डिजायर को जरा हल्के में लेता है। डिजायर फिर हल्के में लेता है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो सारी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिजायर की ही होती हैं, क्योंकि ये ब्रेन भी हाथ, कान, नाक, हार्ट, लिवर की तरह एक बॉडी का ऑर्गन है, और जैसे सारे ऑर्गन खराब होते हैं वैसे ही ब्रेन भी खराब हो सकता है। तो कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स ब्रेन की होती हैं, उनका तो जो इलाज है वो कोई साइकेट्रिस्ट ही करेगा या न्यूरो में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जो माइंड की प्रॉब्लम होती है, ब्रेन की नहीं, माइंड की, वो वास्तव में डिजायर की ही प्रॉब्लम होती है। आपको कोई डिजायर है, वो पूरी नहीं हो रही, हो सकता है वो डिजायर एक अनकॉन्शियस डिजायर हो, ये भी हो सकता है। आप जैसे आपने कहा ना, लोगों को पता ही नहीं होता ना डिप्रेशन क्यों है, बिल्कुल। वैसे ही आपकी अनकॉन्शियस डिजायर्स होती हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आपको डिजायर है। लेकिन आपको ये उदासी, एंजाइटी, ये सब बहुत छा नहीं सकती अगर आपने कोई ना कोई तमन्ना ना पकड़ रखी हो। तो वो कैसे छोड़ी जाए? मैं कहता हूँ छोड़ो ही मत, मैं कहता हूँ उसे पूरा करने का देख लो ना, और पूछो कि ये पूरी हो भी गई तो क्या मैं सचमुच खुश हो जाऊंगा? और वो खुशी अगर आ भी जाएगी तो कितने दिन चल जानी है, मुझे दोबारा फिर इसी रेस में जाना पड़ेगा। आज के समय में डिजायर बढ़ इसलिए गई है क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है। 50 साल पहले इतने विज्ञापन तो नहीं आते थे ना, 50 साल पहले कंज्यूम करने को इतनी चीजें भी नहीं थी ना। 2 गाड़ियां चलती थी हिंदुस्तान में, फिएट और एम्बेसडर। गाड़ियों के इतने मॉडल नहीं थे ना, हर साल कोई नया मॉडल नहीं लॉन्च होता था ना। आज आपने गाड़ी खरीदी है, 2 साल बाद उस गाड़ी का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। आप अपनी गाड़ी में बैठ रहे हो, आपको बेवकूफ़ जैसा लग रहा है, ये गाड़ी तो बनती ही नहीं, मैं क्या चला बाबा आदम का, ये मैं तांगा चला रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? आपकी सेल्फ वर्थ पे बात आ जाती है ना। पहले ये नहीं होता था, पहले जो एम्बेसडर का मॉडल है वही 20 साल तक चला। आपको सहूलतें नहीं थी हमारे पास इतनी। आज इतने ऑब्जेक्ट्स हैं कि हर ऑब्जेक्ट के लिए डिजायर आ गई है, और जो वो ऑब्जेक्ट पैदा कर रहा है बाजार वाला बंदा, वो चाहता है ना उसका ऑब्जेक्ट बिके, तो जानबूझ के आप में डिजायर पैदा करता है। 100%। वो आप में डिजायर नहीं पैदा करेगा तो उसका माल नहीं बिकेगा। हर चीज की आप में डिजायर पैदा की जाती है, आप हर चीज खरीद सकते हो? नहीं। डिप्रेशन आ गया। ऐड इतनी चीजों का आ रहा है, आप खरीद तो पाओगे नहीं उनको, आ गया डिप्रेशन। और जो चीज मैं एक इंडस्ट्रियल गुड के लिए कह रहा हूं, एक मार्केट गुड के लिए कह रहा हूं, बाजार के सामान के लिए, वही चीज रिश्तों पे भी लागू होती है। ये मिल जाए, वो मिल जाए। रिश्ता माने सिर्फ मेल फीमेल का नहीं, हर तरीके का। मेरी कंपनी अच्छी नहीं है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। आपको ये भ्रम है, इल्यूजन है कि कुछ मिल जाएगा तो आपको चैन मिल जाएगा। इस इल्यूजन को अगर आप समझ सको तो डिजायर का जो जोर है ना वो कम पड़ जाता है। उसके बाद आप सही काम करते हो, उसके बाद आप दूसरों के नचाए अंधे होकर डिजायर में नहीं नाचते। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है और जो डिप्रेशन का एपिडेमिक है, ये दोनों बिल्कुल प्रोपोर्शनल चल रहे हैं, बिल्कुल प्रोपोर्शनल। जो पैदा कर रहा है वो बेचेगा भी, वो बेचेगा तो आपको डिप्रेशन आएगा। पर उसको प्रॉफिट चाहिए, उसको प्रॉफिट मिलके भी डिप्रेशन है। 100%। दोनों डिप्रेशन में है, लेने वाला भी, बेचने वाला भी, डिजायर वाला भी। भाई एक बात बताओ, किसी भी चीज की पूरी सप्लाई चेन होती है ना। आप एक चीज के अगर कंज्यूमर हो तो दूसरी चीज के प्रोड्यूसर भी तो 100%। बिल्कुल। तो आपको डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि कोई
किसी का माल आप नहीं खरीद सकते, बहुत महंगा आपके लिए, तो आप नहीं खरीद सकते, और अगले बंदे को डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि आपका माल वो नहीं खरीद सकता। बिल्कुल, ऐसे पूरी चेन सर्कल चल बन रही रहा है, है। पूरी चेन चल रही है। हर आदमी डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में कौन नहीं है? बिल्कुल। बस कुछ लोगों में ईमानदारी होती है, बता देते हैं, बाकी अपने डिप्रेशन को एंटरटेनमेंट के नीचे, अलग अलग तरीके के नशों के नीचे छुपा लेते हैं। आपका किस चीज़ को लेकर डिज़ायर है? अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को बताओ वक्त कहाँ है डिज़ायर करने का? डिज़ायर टाइम मांगती है। हमने कहा था ना, थॉट इज़ डिज़ायर। क्या आपके पास एकदम वक्त ना हो तो थॉट हो सकता है? सोचने के लिए भी समय चाहिए ना। पर 24 घंटे में कोई तो समय होगा जिसमें आपको भी सोचते होगे फ्यूचर। 24 है ही नहीं, 28 हैं घंटे। 28 कैसे हो गए, ये भी बता ही दो। ताकि आप समझ पाओ कि समय नहीं है। 24 घंटे में समय कहाँ से निकालूं? मेरे को 28 दे दोगे तो भी नहीं निकलता। तो डिज़ायर करने के लिए समय चाहिए है? वो जो सारा समय है वो आपको दे दिया है और इनको दे दिया है, पहले भी दे दिया, इसके बाद भी बिजी है। तो डिज़ायर करने का समय कहाँ है? मकसद समझ लिया आपने ज़िंदगी का कि क्यों मिली है लाइफ, क्या करना है, ठीक कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? मेरे पास तो कोई मकसद नहीं है, लेकिन जो गलत मकसदों के साथ जी रहे हैं वो बेचारे दुखी हैं। उनको उनके मकसदों से आज़ाद करना, आप कह सकते हो, मेरा मकसद है। आप वैसे आम लोगों को, हमारे जैसे जिनके पास टाइम है दिन में सोचने के लिए, हमारे पास 28 घंटे नहीं, हमारे पास 22 हैं, 2 घंटे हम अकेले भी बैठते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जैसे हमने बोला। मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक जेल में हो, वहाँ अंदर बैठ के क्या सोच रहे हो? बाहर कैसे निकलना। ये तो सोच ही नहीं रहे ना, बाहर आ गए होते वरना। आप वहाँ अंदर बैठ के सोच रहे हो मैं यहाँ डेकोरेशन कैसे कर दूँ जेल में, ये सलाखें हैं, हाँ, इन सलाखों पे पेंटिंग बनानी है ना, और ये नीचे ज़मीन है, मैं ज़रा इसको समतल कर दूँ। और किसी से आप कह रहे हो भैया बढ़िया वाला बेड लग सकते हैं क्या यहाँ पे? ये सोच रहे हो आप अपनी सेल में, अपनी कैद में बैठ करके। यही तो है सारा थॉट। थॉट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक बार समझ लो, अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आई एम इन बॉन्डेज, मैं कैद में हूं, उसके बाद अथक टायरलेस काम करोगे ये अपनी सलाखें काटने के लिए, बाहर आने के लिए। थॉट की ज़रूरत तो प्रॉब्लम को समझने के लिए होती है। प्रॉब्लम समझ में आ गई, फिर तो एक्शन होता है ना, स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है। हाँ, हमारा थॉट पहली बात तो प्रॉब्लम को समझने के लिए है ही नहीं, वो ऐसे ऐसे सर्कुलर घूमता है। राइट प्रॉब्लम से तो हमें डर लगता है फेस करते हुए, क्योंकि फेस करेंगे तो एफर्ट करना पड़ेगा आज़ादी का, वो एफर्ट हम करना नहीं चाहते। तो हम बैठ करके बहुत बेकार चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। वो वहाँ बैठा हुआ है कैद में और सोच रहा है कल यहाँ जेल के मेन्यू में पूड़ी मिलेगी कि छोले मिलेंगे, भटूरे मिलेंगे, क्या मिलेगा? ये शोभा देता है कैदी को ये सोचना? नहीं। जो कैद में है वो सोच रहा है कि कल ये जेलर मेरे को छोला भटूरा खिलाएगा कि डोसा खिलाएगा, ये सोचने की बात है। और आम आदमी यही तो सोच रहा है लगातार। बिल्कुल। तेरी पूरी जिंदगी सलाखों में है, बेड़ियों में है, और तू सोच क्या रहा है? छोले भटूरे और पिंकी की शादी और ये और वो। तू आज़ादी नहीं सोच रहा, तू पिंकी की शादी सोच रहा है। बिल्कुल। है ना? तो ये जो सारा थॉट है ये डिसेप्शन है। आपको एक्शन चाहिए। साफ साफ समझो कि आपकी हालत क्या है। समझने में जितना थॉट लगता है लगाओ, लेकिन एक बार बात समझ में आ गई तो अब खड़े हो जाओ और इंसान की तरह अपनी चुनौतियों से जूझ जाओ, बाहर आओ, आज़ाद होके जियो। अब भगवत गीता के बारे में बहुत बात करते हैं यूथ के साथ, उनको जोड़ते हैं कि आप अपने ग्रंथों से जुड़ो, बहुत अच्छी बात है। जो यूथ आजकल एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में वो ऐप्स आ गई हैं ऑनलाइन कि आपको गाड़ी कब मिलेगी, शादी क्या होगी, उस पर आपका क्या ओपिनियन? यार यूथ चाहिए ना हमको। अभी भगत सिंह की बात करी थी, आज़ाद, ये यूथ चाहिए। एस्ट्रोलॉजी तो मजबूरी का नाम है। अब भगत सिंह की तस्वीर देखते हो, 21-22 साल का लड़का, हाँ, उसकी आन बान, आंखें देखो, मूछें देखो, तेवर देखो, मजबूरी दिखाई दे रही है। वो एस्ट्रोलॉजर से पूछने गए थे बम कब फेंकना असेंबली में, पूछने गए थे क्या? बिल्कुल। हाँ, एस्ट्रोलॉजी तो मजबूरी का नाम है। मेरे करे कुछ नहीं होगा, बता दो मेरे स्टार्स कब अलाइन होंगे, मैं तो मजबूर हूँ, मेरी सारी जो किस्मत है वो किसी और के हाथ में है, वो करेगा, ये नक्षत्र होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अरे किसी के करे नहीं होगा, तेरे हाथ में है, तू करके दिखा। मैं कितने पे जो शादी करूंगा तो मेरी शादी खुशहाल रहेगी, तू भी गलत, तेरी बीवी भी गलत, तेरी शादी खुशहाल कैसे हो जाएगी? तू दिन के 2 बजे कर, तू रात के 2 बजे कर, तेरी शादी बर्बाद ही रहनी है। उसे मुहूर्त निकाल के क्या होना है? तुम दोनों बंदे ही गलत हो, मुहूर्त से क्या हो जाएगा? आपकी गाड़ी खराब है, आप उसमें दोपहर को 2 बजे चलोगे तो भी क्या होगा?
खराब ही रहनी है। खराब ही रहेगी, शाम को चलोगे तो क्या होना है, खराब रहेगी। रात में खराब ही रहनी। गाड़ी ठीक करा ना, मुहूर्त क्या देख रहा है। ये सब जो है ना इंसान के खोखलेपन की बातें हैं कि मैं ये देख लूं, मैं इससे पूछ लूं, मैं उससे पूछ लूं। अपनी सारी समस्या, अपनी सारी प्रॉब्लम को हम किसी दूसरे पर डाल देना चाहते हैं। मैं एक एक चीज जो कर रहा हूं उससे मुझे फेलियर मिल रही है, तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, टाइम खराब है। टाइम खराब है। टाइम नहीं खराब है, तू बंदा खराब है। टाइम क्या खराब है? दुनिया में इतने बड़े बड़े जिन्होंने काम किए उन्होंने टाइम देख के किए। बिल्कुल। तो ये सब जो है खुद को बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं कि ये काम इस टाइम पे कर लो, इससे पूछ के कर लो। घर में वहां जाके जी लोटा रख दो, लोटे से क्या हो जाएगा यार, तू खुद लोटा है बहुत बड़ा। बिल्कुल। फलानी चीज कहीं जाके टांग दो, फलानी पेंटिंग लगा दो, वो पानी का वो लग दो, एक टैंक रख दो वहां पे, उसमें मछली तैरा दो। घर की टॉयलेट तोड़वा के इस तरफ नहीं उस तरफ बनवा दो, इससे आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। पर बहुत बड़ा मास चल रहा है इसकी तरफ। मास चल रहा है, ये भारत में ही ये बिलियन रुपीस इकोनॉमी बन चुकी है। 100%। ऑनलाइन ही आजकल हर दूसरी रील नजर आ रही इसके है। आईपीओ आने वाले हैं, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। ये इनकी लिस्टिंग हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज पे इन कंपनियों की, क्योंकि हम बेवकूफ लोग हैं ना, हम इन चीजों में पैसा खर्च करने को तैयार है। बिल्कुल। मैंने आपकी ना एक बुक देखी अभी यहाँ पर कर्मा के ऊपर, तो कर्मा पढ़ के मेरे को अच्छा लगा, पर जब दूसरी लाइन पढ़ी कि वॉट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट इट इज टोटली रॉन्ग, तो उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे को लगता था आज तक आपसे मिलने के पहले, अभी आप जो ओपिनियन देंगे, कि मेरी लाइफ में कर्मा ही सब कुछ है, वही भगवान है, वही कुछ है, जो बीजोगे वो पाओगे। अच्छा कर लो अच्छा पाओगे, बुरा बीजो बुरा पाओगे। इस सिद्धांत पे मैं लाइफ जी रहा हूँ अपनी। बस मेरे लिए कर्मा ही भगवान है, कर्मा से अलावा कुछ भी नहीं। तो आपका इस चीज पे क्या ओपिनियन है? मेरा फेवरेट मेरा टॉपिक वही है। है जो आपने वहाँ किताब में पढ़ा, व्हाट यू थिंक अबाउट इट इज टोटली रॉन्ग। तो मेरे को ये नहीं मालूम कि जो मैं सोच रहा हूँ उसके उलट है। उलट नहीं है, आप थोड़ा सा जिस लेवल पे सोच रहे हो ना वहां नहीं है मामला। आप जिस कमरे में खोज रहे हो, आपकी कोई चीज खोई है, आपका खोजना ठीक है, कमरा गलत है। उस कमरे में नहीं मिलेगी वो चीज, आप गलत जगह पे खोज रहे हो। बात कर्म की नहीं होती, बात कर्ता की होती है। समझो, आपके हिसाब से आप बढ़िया आदमी हो बिल्कुल ठीक है, आपके हिसाब से रिलीजन के लिए जानवर मारना क्या है? गलत है। गलत है। रिलीजन के अलावा, रिलीजन साइड पे रख के भी मेरे लिए गलत है। आपके लिए गलत है जानवर को मैं मारना? रिलीजियस नहीं हूँ, उसके अलावा भी मेरे को लगता है किसी को दुख देना गलत गलत अपने है, स्वाद के लिए। ठीक है ना। आप बिल्कुल कैटेगोरिकली साफ साफ बोल रहे हो, साहब रिलीजन क्या, किसी भी पर्पस के लिए जानवर को दुख देना गलत है। गलत है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मेरे लिए तो यही है कि जो काम सही है, जो कर्म सही है, मैं वो करूंगा, यही खत्म। तो आपके लिए सही कर्म ये है कि जानवर को दुख नहीं देना है, नहीं देना। ठीक है ना। ये मेरे यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो क्रिश्चियन हो सकते हैं, ये मुस्लिम हो सकते हैं, और ये दुनिया के ऐसे हिस्सों से आ सकते हैं जहाँ पे ये बात सही मानी जाती है, जानवर खाना, जानवर खाना, और रिलीजन के लिए भी जानवर को काट देना सही। ठीक है, ईस्टर पे हो गया, बकरीद पे हो गया। वो भी बोल रहे हैं कि साहब मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बंदा हूं कि जो काम सही होता है मैं वही करता हूं। आप में उनमें क्या अंतर है? पहले तो मुझे यही सवाल आ रहा है कि सही गलत क्या है वो कौन बताएगा? ये ना बात कर्म की बात तो नहीं है ना। फिर आप भी अपने हिसाब से क्या कर रहे हो, सही कर्म, वो बंदा भी अपने हिसाब से क्या कर रहा है। लेकिन आप जानवर को बचा रहे हो, जानवर को काट रहा है, और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ तो दोनों ऐसे छाती करके कहोगे मैं भी सही कर रहा हूं, वो बंदा बोलेगा बराबर की बात यह है कि मैं भी सही कर रहा हूं, और दोनों लड़ जाओगे। 100%। दुनिया की सारी लड़ाइयां ऐसी ही हैं, दो लड़ रहे होते हो, दोनों को लग रहा होता है हम ही सही हैं, तभी लड़ाई है, तभी लड़ाई है। तो माने कर्म के लेवल पे तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि आपका जो कर्म है उसके कर्म के विपरीत है, और उसका मेरे पे विपरीत है, लेकिन दोनों अपने अपनी जगह सही हो। तो बात कर्म की नहीं होती, बात कर्ता की होती है, डूअर की होती है। आपको कैसे पता कि जो कर्म आप सही मान रहे हो सही है? आपको सही गलत की परिभाषा, डेफिनेशन किसने दे दी? जिसने दे दी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कर्म को लेके जो कॉन्सेप्ट बनाए हो ना वो गड़बड़ है, क्योंकि आपने कर्मों में राइट और रॉन्ग बांट दिया है, डूज एंड डोंट बांट दिए हैं एकदम कंडीशनड तरीके से। आपको पता भी नहीं है कि आपको जो चीज सही लग रही है कर्म में, एक्शन में जो चीज सही लग रही है क्यों लग रही है, उसको ये नहीं पता उसको जो चीज गलत लग रही है क्यों लग रही है। 100%। और एक ही जगह पर, यह भी नहीं कि बात दो अलग अलग धर्मों की हो गई, एक ही जगह पर एक ही धर्म में जो बात आज सही मानी जाती है वो 200 साल पहले गलत मानी जाती थी। सती प्रथा जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण दे दिया आपने
यही इसी जमीन पर बिल्कुल हो सकता है कि आज से 150 साल पहले यहाँ पे सती वाला काम चल रहा हो और वहां पे 300 लोग इकट्ठा हैं और वो सब कह रहे हैं बहुत सही काम हो रहा है, बहुत सही काम हो रहा है, और आज वही चीज गलत मानी जाती है। और आज जो महाभारत में युधिष्ठिर जुआ खेल रहे हैं और तब भी धर्मराज कहला रहे हैं और वो सही माना जा रहा है। बिल्कुल। और जुए में वो अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दे रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है ये महाधर्म है, वो सही माना जा रहा है। आज आप ऐसा करोगे आपको जेल में डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये भी नहीं कि अलग अलग धर्मों की बात है, भारतीय धर्मों में ही एक ही धर्म की बात, एक ही धर्म की बात है। आपके ही पुरखे जो करते थे वो आज गलत माना जाएगा। तो एक्शन के लेवल पे सही गलत तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक्शन आज सही है कल गलत है, एक एक्शन इंडिया में सही है अमेरिका में गलत है। डूअर, एक्टर, एक्शन नहीं एक्टर, एक्टर को कैसे पता क्या सही क्या गलत है? यह है कर्म का असली सिद्धांत, यह है गीता का सिद्धांत। हम गीता का मतलब ये समझ लेते हैं अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तुझे पता क्या है अच्छा क्या है बुरा क्या है? उसकी नजर में तो जानवर मारना ही अच्छा है ना, सही है वो अपनी जगह। हर आदमी सोच रहा है जो कर रहा है वही सही है। जो हत्यारे होते हैं, अपराधी होते हैं, आप उनसे आगे पूछो, कई बार उनको सजा मिल भी चुकी होती है। जेल में आप उनसे बात करो, वो कहेंगे सजा वगैरह तो ठीक है, लेकिन मैंने जो किया ना बिल्कुल सही किया। सजा गलत मिली, सजा दी तो दी, और मेरे को ही वापस छोड़ेंगे ना, मैं बाहर जाके फिर करूंगा। अपनी नजर में तो हर बंदा सही है ना। तो कर्म का सिद्धांत है, पहले पूछो अपने आप से कि तुझे जो चीज सही लगती है कैसे सही लगती है। वो कौन सा मोमेंट था जब तुझे ये चीज सही लगनी शुरू हुई? क्योंकि आज तो तुझे सही लग रहा हो, तुझे कल सही नहीं लगता था। तू किसके इन्फ्लुएंस में आया? तूने कौन सी बात सुनी? तुझे याद नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत कुछ सबकॉन्शियसली होता है, हमको पता भी नहीं होता, और हम बाहर से वैल्यूज कल्चर कंडीशनिंग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमें नहीं पता चलता और हम यहाँ से ले लेते हैं। और जो चीज़ हमने बाहर से ली फिर हम उसको क्या कहने लग जाते हैं, ये चीज़ तो मेरी है, मैंने सोचा है, मैंने सोचा। तूने नहीं सोचा, तूने नहीं सोचा, ऐसे चल रहा था और तुझे वो थॉट आ गया। कई बार वो थॉट बाहर से तेरे भीतर आया होता है और कई बार अपनी बॉडी से उठता है। उदाहरण के लिए मेल बॉडी में थॉट उठेगा कि मेरे को फीमेल चाहिए, कोई नहीं भी सिखाए तो भी मेल बॉडी में ये थॉट आ जाएगा कि मेरे को फीमेल चाहिए, फीमेल में आ जाएगा मेल। तो ये तो सोसाइटी की और बॉडी की बात हो गई ना। जो तुझे सही लग रहा है वो तो सोसाइटी ने तुझे तेरे अंदर ठूस दिया है, या कि बॉडी ने तेरे अंदर वो हार्मोनल एक अर्ज पैदा कर दी है। तो कर्म का सिद्धांत वास्तव में ये है कि कर्म करने वाला इस कर्म को क्यों करना चाहता है इसको समझो। कर्म के पीछे मत भागो, डूज एंड डोंट्स नहीं। ये नहीं कि ये अच्छे काम करूंगा बुरे काम नहीं करूंगा। पहले बताओ वो अच्छा काम है कैसे? तुम्हारे मन में उस काम को लेके अच्छी भावना कैसे आ गई? क्या तुमने कभी सवाल किया, इंक्वायरी की, जांच पड़ताल की, ईमानदारी से तुमने आईने का सामना करा, पूछा कि भाई मेरे देखे ये काम बहुत अच्छा है, पर क्या सचमुच अच्छा है, या मैं इसको इसलिए अच्छा मान रहा हूं क्योंकि मेरे बाप दादे भी करते थे? तो अच्छाई बुराई की एकदम सही गलत की एकदम ओरिजिनल डेफिनेशंस ले आना, ये हो गया कर्म का सिद्धांत। फोकसिंग ऑन द डूअर रादर देन द डीड। आपके हिसाब से फिर गलत और सही क्या है? खरगोश सही है या चाय सही है? जो कुछ भी बेहोशी में किया जाए वो गलत है, जो कुछ भी होश में किया जाए वो सही है। जैसे तो इसीलिए कोई भी एक्शन न तो अनकंडीशनली सही हो सकता है न यूनिवर्सली गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई हमारी एनजीओ बेसिकली मेडिकल में काम करती है, तो मेडिसिन लेके देते हैं लोगों को, कोई अकाउंट नंबर नहीं, तो लोग आते हैं डोनेट करने, सीधा जिसको जरूरत है वो दे जाते हैं। हम इंक्वायरी करते हैं पहले, तो वो ठीक है आपके हिसाब से क्या गलत है? किसी सिचुएशन में बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन आपको अलर्ट रहना होगा कि किसी सिचुएशन में इस काम को जो करने वाला है, आप हो ना इस काम को करने वाले, आप बोलते हो ना मैं एनजीओ हूँ, किसी सिचुएशन में कहीं ये काम आपके लिए गलत तो नहीं हो रहा। मैं उदाहरण दे देता हूँ। आप उस काम को लेकर के इतने अहंकारी हो गए कि आप कहने लग गए कि मुझे मत बता, दुनिया का सबसे ऊंचा और अच्छा और शुद्ध काम तो मैं ही कर रहा हूं, तो काम गलत हो गया। हो गया गलत काम। तो आपको मतलब नीवे रह के, पंजाबी में कहते हैं कि नीवे रह के करना, अपने आप को देखते हुए करना है। कोई भी काम आप नहीं कह सकते कि हमेशा सही है, कोई भी काम आप नहीं कह सकते कि हमेशा गलत है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है आपका उस काम से रिश्ता क्या है। वो काम अगर आपकी ईगो को बढ़ाने के लिए हो रहा है तो गलत है, वही काम अगर आपकी सच्चाई से, बोध से, अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है तो बिल्कुल सही है। कर्म का सिद्धांत यही है कि कर्म को देखो ही मत, कर्ता को देखो, डूअर को देखो।
उस काम से मेरा रिश्ता क्या है, मैं उस काम में कैसे जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। मैंने आपके यहाँ पर आके देखा कि यहाँ पर मतलब ये बोलते हैं कि आप चाय ले लो, वेगन है, तो मैं इससे समझ गया था कि मतलब आप अगर वेगन हो तो आप दूध भी नहीं यहाँ पर यूज़ करते, ये बात सही है। तो आपके हिसाब से क्या नॉनवेज खाने वाले गलत है? देखो, बेहोशी में ही आप किसी का कत्ल कर सकते हो। पर ये इनको कौन सिखाएगा? जैसे अभी कई बार बच्चा हो जाता है घर किसी के, मेरे दोस्त ही हैं, नॉन वेजिटेरियन है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरे को लगता है कि चल तेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो मेरे से लड़ता है इस बात पे कि तुम भी लोग तो गाय का दूध पीते हो, वो दूध तुम्हारे लिए थोड़ी बच्चे के लिए। तो मैं बोलता हूँ तुम तो काट के खा रहे हो मुर्गी को, ये वो। अब वो जो बच्चे को खिला रहे हैं नॉनवेज, वो गलत कर रहे हैं, बच्चे को तो मालूम ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। देखो, बिल्कुल सही बात है। आप एक बच्चे को इंडोक्ट्रिनेट नहीं करो, आप उसको एक सेब दे दो और आप उसके पास एक रैबिट छोड़ दो, वो नॉनवेज नहीं खाएगा। वो ये नहीं करेगा कि रैबिट को पकड़ के मार के खा गया। बच्चा तो वैसे ही प्यार करता है। भले ही छोटा रैबिट हो, भले ही इतना छोटा हो कि आप उसको पकड़ के चाहो तो खा जाओ, लेकिन बच्चा कभी रैबिट पे अटैक नहीं करेगा। बच्चा सेब को खाएगा, रैबिट के साथ खेलेगा। तो ये गुनाह तो है ही कि आप बच्चे को ज़बरदस्ती रैबिट एक हिंसा सिखा रहे हो, और वो हिंसा फिर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। वो फिर सिर्फ खरगोश के लिए या चिकन के लिए थोड़ा ही वायलेंट रहेगा। वो जिन माँ बाप ने फिर उसको वायलेंस सिखाया है, उन माँ बाप पे भी वायलेंस करेगा। अच्छा, आप ये तो नहीं सोच रहे ना दूध वाली चाय है? नहीं, ये दूध वाली नहीं है। हाँ, ये दूध वाली नहीं है। ये कब छोड़ा आपने दूध? ये छूट गया था। कर्म पे नहीं यकीन करते ना, अपने आप हो जाता है। तो ये थॉट कैसे आया था कि गाय का दूध नहीं पीना है? देख करके कि गाय पे जुल्म कितना होता है, देख के, और ये देख करके कि मुझे सचमुच इसकी ज़रूरत तो है नहीं साहब, मुझे ज़रूरत है नहीं। और इसके बिना ऑल्टरनेटिव पे भी सर रहा है आपका, चाय हाँ, आप भी पी रहे हो। हाँ, आपका बंदा जो मुझे मिला वो प्रोटीन की मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि प्रोटीन तो मैं पूरा इनटेक कर रहा हूँ, पर मैं किसी को दुख दे के नहीं कर रहा। तो सबसे पहली बात जो मुझे अट्रैक्ट, ये उदित ये पहलवान हुआ पड़ा है पूरा, देखो वीगन पहलवान है। प्लांट प्रोटीन्स ले इसकी तो आप इस वीडियो में ना आप लगा देना फोटो, वीगन हो करके ये मतलब ऐसा हो रखा है कि 4 को एक साथ उठा ले। तो मुझे ज़रूरत है नहीं, मुझे पहलवानी भी करनी है अगर, तो मैं वीगन पहलवान हो सकता हूँ। दुनिया का आज तक का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टेनिस प्लेयर अब जोकोविच को बोलते हैं, ठीक है ना, सब कुछ जीत लिया उसने, अब कुछ नहीं बचा, 25वां ग्रैंड स्लैम है बस। वीगन है वो, कितने सालों से वीगन है, और 38 साल का हो रहा है, और आज भी ये जो नए नए छोकरे आते हैं कार्लोस जैसे 22 साल वाले, इनको हरा देता है। तो ऐसा तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, इसके बिना मेरा काम चल जाएगा। लेकिन कितना आप गाय भैंस पे जुल्म करते हो, और तो एक बार ये बात समझ में आ जाती है ना, तो अपने आप छूट जाता है, कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ता। ये अब इस फ्यूचर सोच के तो नहीं करते कि अगर मैं नॉनवेज नहीं खा रहा तो मैं ठीक कर रहा हूँ? वो मेरे को ये बात का जवाब लेना है कि मेरा उल्टा है, मेरा उल्टा है। ठीक गलत की डेफिनेशन कौन देगा? मैं कह रहा हूँ मेरा उल्टा है। अब मैं नहीं खा रहा, इससे मेरा फ्यूचर बर्बाद भी होता हो तो हो जाए। बीच बीच में कुछ स्थितियों में डॉक्टर ने मेरे से बोला कि साहब दूध ले लीजिए, नहीं तो आगे इसके ये। मैंने कहा मेरा जो होगा सो होगा, मैं अपनी बेहतरी के लिए किसी की जान तो नहीं लूँगा। मेरा फ्यूचर बर्बाद होता हो तो हो, उसके लिए मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं कर सकता। तो सही काम आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आप फ्यूचर की नहीं सोच रहे हो। यही भगवत गीता का निष्काम कर्म है कि मुझे परिणाम की कोई आशा नहीं है, मैं सही काम करूँगा, उससे जो अंजाम आता हो ऐसे हाथ जोड़ के स्वीकार करूँगा। पर आपको ये किसने बताया कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे? खुद देख करके, ऑब्जर्वेशन। पुराने टाइम में जैसे सिर्फ सोर्स ही हमारे पास प्रोटीन का गायें होती थी। जैसे हम पुरानी बात करें, जंगल शुरू हुए होंगे तो जंगल में तो फसलें खराब हो जाती थी, कई बार नहीं मिलता था खाने को, तो दूध ही सहारा था। तभी मेरे ख्याल से माँ बोले, जब आप सचमुच एकदम जंगल में रहते थे तो आपको लगता है कि आप इतने बड़े बड़े जो मैमल्स हैं, जानवर हैं, आप इनको पकड़ के दूध निकाल सकते थे? इंसान कैसा था? इंसान के पास ना साइंस थी, ना टेक्नोलॉजी थी, ना नॉलेज था, ना पावर था, एनर्जी नहीं थी, फॉसिल फ्यूल नहीं था, गाड़ी नहीं थी, लाइट सोर्स नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। आप कैसे इतने बड़े बड़े मैमल्स को पकड़ करके उनकी मिल्किंग कर लोगे? तो प्रोटीन के लिए मिल्क ज़रूरी नहीं था, और न मिल्क आता था कैटल से। प्रोटीन हमें लेग्यूम्स से मिल जाता है, प्रोटीन न जाने कितनी और चीज़ों से मिल जाता है। प्रोटीन के लिए मिल्क की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मिल्क इंडस्ट्री का बहुत गंदा प्रोपेगेंडा है कि अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो कैल्शियम, विटामिन डी और B12 और प्रोटीन ये सब तुमको नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ों के ऑल्टरनेट सोर्स होते हैं, और हमारे पुरखे इन्हीं ऑल्टरनेट सोर्सों पे जीते भी थे। और अगर नहीं यकीन हो रहा हो तो मैंने कहा तो इसकी लगा दीजिए फोटो। अरे वो तो मैं इस इंटरव्यू से पहले ही सोच रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं थोड़ा हम्बल हो रहा हूँ, नहीं मैं ये भी कह सकता था मेरी लगा दो
इस उम्र में भी आधा पहलवान तो भी मैं भी हूँ। टेनिस भी खेलता हूँ, जिमिंग भी करता हूँ और अच्छे अच्छों को हरा भी देता हूँ। और मजाल है कि मांस वास तो छोड़िए कि दूध या दूध का कोई प्रोडक्ट भी अब डेकेड से ऊपर हो रहा है, छुआ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी ताकत है। बल्कि मुझे लगता है कि दूध तो बॉडी पे टैक्स की तरह होता है। हमारा सिस्टम बना तो है नहीं इसको पचाने के लिए। भैंस का दूध है साहब, भैंस के बच्चे के लिए है, मैं भैंस थोड़ी हूँ ना मैं बच्चा हूँ, तो मैं तो पचा भी ना पाऊँ इसको। तो इससे फ्री हो गया तो टैक्स से फ्री हो गया, मैं बेहतर हूँ बल्कि। जैसे आपने बताया कि एक्टर से पता लगता है कि आप क्या काम कर रहे हो, मंशा क्या है ना। तो जैसे आप अब इतनी मतलब लोग आपसे जुड़ रहे हैं, हजारों यूथ जुड़ रही है, तो आपके मन में भी कभी आया कि मैं और विशाल हूँ, और बड़ा हूँ, और जनता जुड़े मेरे साथ, मैं भी बड़ा हूँ? मिशन तो देखिए यही है कि जो फायदा एक को हो रहा है वो बहुतों को होना चाहिए। ये कैसे पता लगेगा कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? जो सामने वो खुद बोलेगा, सामने वो खुद ही बोलेगा ना। वो बोलेगा जिन चीज़ों से मुझे सफरिंग होती थी आज मैं उनसे आज़ाद हूँ। कैसे पता चलता है कि किसी पेशेंट की बीमारी चली गई? पेशेंट खुद आके बोलता है ना। और बहुत सारे उसके लक्षण होते हैं जो पता चलते हैं कि साहब इस तरीके से कमज़ोर था, इस चीज़ से डरा करता था, इस चीज़ का बहुत लालच करता था, आज आज़ाद घूमता है। तो हेल्थ आ गई है इसमें साहब, हेल्थ आ गई है। पहले बिस्तर से बंधा रहता था, आज ये आज़ाद उड़ा करता है, हेल्थ आ गई है। तो इससे पता चलता है कि लोगों में हेल्थ आ रही है, इनर हेल्थ आ रही है। वो इनर हेल्थ और लोगों तक पहुँचे, सब तक पहुँचे, यही मिशन है। निस्वार्थ किसी की सेवा करना बिना फ्यूचर को सोचे, क्या ये दिल से सेवा है? सेवा की तो परिभाषा ही यही है। स्वार्थ आ गया तो कौन सी सेवा है? मतलब कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस नहीं, आप स्वार्थ आ गया तो भला करना अच्छी बात है, ये ठीक काम है। एकमात्र काम है। आप उसके अलावा जो करोगे वो आपको भारी पड़ेगा। वाह, सुकून आ गया। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है कि आप दूसरे के लिए अच्छा कर रहे हो, परोपकार कुछ नहीं होता। दूसरे के लिए अच्छा कर रहे हो, अपने लिए अच्छा कर रहे हो। एक बात बताओ साहब, अभी आप बात कर रहे हो, आपको मौज आ रही है, मुझे भी आ रही है। मैं तो आपके दर्शन करके खुश हूँ। अरे दर्शन हो जाए, मैंने कहा हम दोस्त हैं। नहीं नहीं, दर्शन इन द सेंस ऑफ, जैसे मेरी पंजाबी भाषा है ना, हाँ तो मैंने बताया पाजी को पहले कि जितने लोगों को मैं मोहब्बत करता हूँ वो अलग अलग धर्मों में से हैं। हाँ, ये प्यारा शब्द है मोहब्बत। हाँ, मैं मोहब्बत ये जिनसे बहुत करता हूँ। बहुत अच्छा शब्द तो है, मैं जब मोहब्बत। लुधियाना से चला था आज सुबह, तो मैं यही सोच के चला था मुझे देखना है और आपको देख के आ जाना, कोई फोटो नहीं। पॉडकास्ट का मैंने इतना सोचा नहीं था, पर मौका मिल गया आपसे बैठ के बातें करने का, नहीं, तो बड़ी अच्छा लगा। मस्त बात है। मेरी मतलब शाम बहुत अच्छी बीत रही है। अभी हम इतनी सही बातें कर रहे हैं, मैं आपसे मिलावटी बात करूं, आप पे जो असर पड़ेगा तो पड़ेगा, मेरा क्या होगा? मेरी मेरी सुकून का, मेरे मौज का क्या होगा? इसी तरह से आप भी मेरे से कोई मिलावटी बात करो तो आप पे क्या असर पड़ेगा? ठीक हो जाए, तो आपसे सही बात करना परोपकार नहीं हो गया? मैं आपके साथ अच्छा ही नहीं कर रहा, मैं अपने साथ अच्छा ही कर रहा ऐसा ही हूँ, हूँ। बस हो गया। तो ये चीज़ ना कि निस्वार्थ हो गए तो अपना घाटा हो जाता है, नहीं 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 नहीं, स्वार्थ में अपना घाटा हो जाता है। बिल्कुल। आप अगर दूसरे की अच्छाई कर रहे हो तो उस पर आप कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि ज्ञानियों ने तो उल्टी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी से अच्छाई कर पा रहे हो तो आप हाथ जोड़ के कहो थैंक यू, तूने मुझे मौका दिया कि मैं तेरे साथ अच्छाई कर पाया, मैंने तेरे साथ अच्छाई की तो मेरा भला हुआ। बिल्कुल 100% यही कुछ ही है। अच्छा सर, ऐसे भी होता है कई बार, जैसे बोलते हैं कि ये सब कुछ लिखा हुआ है पहले ही, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? सब कुछ तो जो कैदी होते हैं उनका लिखा होता है पहले। इतने बजे उठेगा, इतने बजे सोएगा, ये खाएगा, इतनी मेहनत करेगा, इस दिन जेल में जाएगा और इस दिन रिहा होगा, ये तो कैदियों का होता है। इंसान तो वो है जो आज़ाद शय है। वरना इंसान कहलाने लायक नहीं है। जिसका सब कुछ लिखा हुआ है पहले से, वो इंसान के नाम पे धब्बा है। इंसान का मतलब ही है आज़ादी। बड़ा स्वाद आ रहा है आपसे बात करके। स्टार्टिंग में थोड़ा था, पर अब समझ पा रहा हूँ, डीपली जा चुका हूँ ज्यादा। तो हम पैदा होते हैं इन सब चीज़ों में। छोटा बच्चा होता है वो कैद में होता है, हम उसको पालना बोल दें भले ही, जो उसका झूला पालना होता है वो तो कैद है ना। लेकिन उसकी वो उससे खुद के उठ के खुद निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। माँ आके उसको दूध ना दे तो खुद दूध कहीं से ला सकता है क्या? नहीं ला सकता। माँ आके उसका पोतड़ा ना बदले तो गीले ही बिस्तर पे अपने पड़े रहेगा। ये होती है कैद। जहाँ मेरी जिंदगी बिल्कुल भी मेरे हाथ में नहीं है, जहाँ मैं दूसरों पर आश्रित हूँ हर तरीके से। तो जीवन का उद्देश्य है कि जो डिपेंडेंस है, इनर डिपेंडेंस, आउटर डिपेंडेंस तो हमेशा रहेगी, लेकिन जो इनर डिपेंडेंस है दूसरों पर, उसको खत्म कर देना, यही लिबरेशन है, यही पर्पस ऑफ लाइफ है। अच्छा सर, ये जो लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं घर छोड़ के, जवान लड़के में आजकल बहुत देख रहा हूँ
कि माँ बाप बुजुर्ग हुए, जब उनको संभालने का टाइम आया, उन्होंने सारी ज़िंदगी बच्चे को संभाला ना, तो जब माँ बाप गए बुढ़ापे में और बच्चे के संभालने का वक्त आया तो बच्चा चला गया कि मैं जी अब भगवान को पाने में चला गया या मैं नाम कर रहा हूँ। उस पर आपका क्या ओपिनियन है? मैं बड़े लड़के देखता हूँ, वीडियोस भी आती हैं कि माँ बाप का जवान लड़का चला गया, अब माँ बाप पीछे बूढ़े बैठे हैं अकेले। देखो, कोई दूसरी दुनिया नहीं है जिसको पाना धर्म का पर्पस हो। रिलीजन, ब्रह्मचर्य उसी में आता है ना, रिलीजन के ही फील्ड में ब्रह्मचर्य एक चीज होती है, सन्यास, ब्रह्मचर्य, त्याग, गृह त्याग। रिलीजन का पर्पस किसी दूसरी जगह पहुंचना नहीं होता, और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। रिलीजन का पर्पस होता है आप जहां हो, जैसे जी रहे हो, अपने बंधन और बेईमानी खत्म करो, अपने बंधन और बेईमानी खत्म करो। उठ के कहीं चले जाना, इसी का एक्सटेंशन बन जाती है वो बात कि मैं मरूंगा ना तो मेरी ऐसे यहाँ से जैसे रूह, सोल, जीवात्मा निकलेगी और वो किसी दूसरी दुनिया में जाएगी, वो जन्ना, स्वर्ग, हेवन, और समझ रहे हो वहाँ पे फिर ऐश काटेगी। ये सारी बातें कहीं और की बात का नाम धर्म नहीं होता। धर्म का मतलब होता है आप यहाँ पे बैठे हो साहब, आप यहाँ पे बेईमानी मत करना, आप यहाँ पे बैठे हो साहब, आप खुल के बहो, किसी से डरना मत, ये धर्म है। आप दुकान में बैठे हो, क्यों आप मुनाफे के लिए बेईमानियां कर रहे हो? आप दुकान में बैठे हो, आप क्यों अगल बगल वालों से, अपने ग्राहकों से डर रहे हो? आप अपने घर में हो, आप अपने माँ बाप के साथ एक साफ सुथरा सच्चा रिश्ता क्यों नहीं रख सकते? माँ बाप को छोड़ने की क्या ज़रूरत हो अगर माँ बाप से मोहब्बत का रिश्ता हो? माँ बाप से अगर मोहब्बत का रिश्ता है तो ना छोड़ना पड़ेगा क्या? तो वो रिश्ता ठीक करो ना, छोड़ के भाग क्यों रहे हो? और अगर तुम में सही रिश्ते रखने की काबिलियत नहीं है तो माँ बाप को छोड़ के भागोगे, किसी आश्रम में चले जाओगे, वहां तुम आश्रम में भी गलत रिश्ते ही रखोगे। जो इंसान अपने माँ बाप से सही रिश्ते नहीं रख पाया वो दुनिया में जाएगा तो वहां क्या सही रिश्ते रख पाएगा? बिल्कुल भी। तो जहां हो पहले वहां सफाई करने की कोशिश करो। मैं यहां बैठा हूं, यहां मैंने गंदगी फैला दी है क्योंकि मैं आदमी गंदा हूं, मैं जहां बैठता हूं वहां गंदगी कर देता हूं। मैं यहां गंदगी कर दूं, फिर उठ के मैं कहूँ अब ये बहुत गंदा हो गया, मैं कहीं और जा रहा हूं, तो वहां भी गंदगी करेगा यार। उससे अच्छा झाड़ू उठा, सफाई कर। ये जो सफाई करने का काम है ये स्पिरिचुअलिटी होता है। वाह, मेरे को बस एक लास्ट सवाल जानना आपसे, उसका जवाब चाहिए अगर आप दे सको, कि ये जो गलत और ठीक का डिफरेंस है जो इंसान समझना चाहता है, एक फ्रेशर बच्चा समझना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ही समझना चाहता हूँ कि ये जो काम चल रहा है ये ठीक है कि गलत है, मंशा मेरी बिल्कुल क्लियर है, वो कैसे पता लगे? फियर, ग्रीड, ये दो चीजें देख लो कि कहीं मैं इन चीजों में फियर से तो नहीं जा रहा या ग्रीड से तो नहीं जा रहा। बस दोनों ही चीजें नहीं है। अगर नहीं है तो फिर पूछ लो कि क्या मैं समझ रहा हूं, ये अगला सवाल है। फियर और ग्रीड अगर एब्सेंट दिख रहे हैं तो फिर क्वेश्चन आना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पर कि ये जो हो रहा है, मैं जिस काम में जा रहा हूं, जिस दिशा जा रहा हूं, क्या मैं उसको समझ रहा हूं? और अगर ये दोनों ही सवालों का आंसर ठीक आया है और बेखौफ होकर जो कर रहे हो मौज में करो। वाह, अगर आपको किसी की मदद करके खुशी मिल रही है, इससे ज्यादा कोई सवाल जवाब नहीं है। बस ये देख लेना कि मदद भी कहीं किसी लालच में तो नहीं हो रही, फियर ग्रीड, कहीं मदद भी। हाँ, और ये भी देख लेना कि क्या मदद का मतलब समझते हो, अंडरस्टैंडिंग। क्या मतलब, मदद का मतलब क्या है? दिलचस्प हो रहे हैं आपके साथ सवाल ना। चुआंगजू की एक कविता है। चुआंगजू एक चाइनीज सेंट थे, तो एक जबरदस्त चिड़िया मिली वहां के एक राजा को। जबरदस्त चिड़िया, ऐसी चिड़िया जो राज्य में देखी नहीं गई चीन में कभी। तो राजा ने कहा ये चिड़िया नहीं है, शाही चिड़िया है, इसको लेके आओ। अब वो रहा करती थी साहब अपने जंगल में, और जंगल में एक सरोवर था, बढ़िया पॉन्ड, वहां पे वो रहा करती थी, अपना मस्त रहती थी। तो राजा ने कहा मैं इसको इज्जत बख्शूंगा, ऐसी चिड़िया शाही। राजा ने उसको बुलवा लिया अपने यहाँ पे। बोले ये इतनी शाही चिड़िया है, इसके लिए गाजा बाजा होना चाहिए, मैं इसको इज्जत दे रहा हूं, इसको गाजा बाजा होना चाहिए। और ये खाना वही खाएगी जो राजा के महल में बनता है, जो मैं खाता हूं वो सब इसको खिलाओ, जैसे बिस्तर पे मैं सोता हूं ऐसा बिस्तर बिछाओ। और हर तरीके के जो भी चाइनीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते होंगे बोले सब बिल्कुल बजाओ इसके लिए। ठीक है, चिड़िया मर गई। किसी की मदद करने से पहले मुझे पता तो हो कि उसके लिए सही चीज क्या है। वो कैसे पता लगेगा? अपना अहंकार छोड़ के, हमको लगता है जो मेरे लिए सही है वही उसके लिए सही है, हमको लगता है जो मेरी नजर में सही है वो उसके लिए सही है, और मेरे लिए क्या सही है यही मुझे नहीं आज तक पता चला।
एक एक माँ बाप लगा रहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ सही कर दूं। माँ बाप को जिंदगी में अपनी ये पता चला उनके लिए क्या सही है, माँ बाप ये तो कभी जान नहीं पाए उनके लिए क्या सही है, तो बच्चे के लिए क्या सही है उन्हें कैसे पता। ये जो राजा था चीन वाला, इसे कभी ये नहीं पता चला उसके लिए क्या सही है। तो वो जो कुछ कर रहा था उसको लगा बतख के लिए भी वही सही, उसने चिड़िया के लिए कर दिया, चिड़िया मर गई बेचारी। अपने डिजायर के लिए कर रहा था। अपने कॉन्सेप्ट्स को आप दूसरों पे डाल रहे हो और आप खुद नहीं जानते हो कि आपका कॉन्सेप्ट आपके लिए भी राइट है क्या। तो फिर समझाने वाले इसको ऐसे बोलते हैं कि बिफोर हेल्पिंग अदर्स हेल्प योरसेल्फ। जो ये जान गया कि उसके लिए क्या ठीक है, सिर्फ वही ये जान सकता है कि दूसरे के लिए क्या ठीक है। और इसके आगे की मजेदार बात सुनो, क्योंकि हम सब एक ही हैं इसीलिए जो मेरे लिए ठीक है ना भाई वही तेरे लिए ठीक है। लेकिन उस अर्थ में नहीं जैसे राजा ने करा था कि मैं अगर चिकन खाता हूं तो चिड़िया को भी चिकन खिला दूंगा, उस अर्थ में नहीं। मेरे लिए भी यही ठीक है कि मुझे मेरे बंधनों से आज़ादी मिले और तेरे लिए भी यही ठीक है तुझे आज़ादी मिले। मुक्ति, लिबरेशन, मुक्ति, यही पूरे स्पिरिचुअल प्रोसेस का गोल होता है। तो जब तक मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं किस तरीके से बंधनों में फंसा रहा, मैं हेल्प के नाम पर भी उसको बंधन ही दूंगा। हम जिसकी मदद करते हैं ना उसकी जान ले लेते हैं और ऊपर से हमें ये मोरल सुपीरियरिटी रहती है कि हम तो हेल्प कर रहे हैं, हमने मदद की है, हमने मदद की है, और मदद के नाम पे तबाह कर देते हैं हम कहते हैं दुनिया इतनी बुरी है, यंगस्टर्स इतने बुरे हैं। क्यों भाई, सारे यंगस्टर्स घरों से तो निकल के आ रहे हैं, तो उनके माँ बाप कैसे हैं फिर? माँ बाप तो ये बोलते हैं हम अपने बच्चे की मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। क्या मदद कर रहे हो अगर बच्चा तबाह हो गया? तुम्हारी मदद तबाह कर रही है, क्योंकि तुम्हारी मदद एक अनकॉन्शियस हेल्प है। तुम समझ भी नहीं रहे कि मदद का अर्थ क्या होता है, क्योंकि तुमने कभी खुद को नहीं समझा। तो वहां से एक नया शब्द हमारे सामने आता है, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। तुम खुद को समझो तब जाकर के दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। वो बहुत खतरनाक आदमी होता है जिसने खुद को समझा नहीं और दुनिया की मदद करने निकल पड़ा। दुनिया की मदद करने में बड़ा अहंकार होता है, मैं ये हूं, मैं अच्छा आदमी हूं, मैं इसके लिए करता हूं, मैं उसके लिए वो करता हूं। अपने अहंकार को जीते बिना दुनिया की मदद करने निकलोगे तो दुनिया को तबाह कर दोगे। तो खास तौर वो लोग जो दुनिया में कोई अच्छा काम करना चाहते हो, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने पे कड़ी नज़र रखें कि साहब मेरी इनर लाइफ कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भीतर ही भीतर गड़बड़ हो रहा हूँ। अगर आप भीतर से सही हो तभी आप दुनिया की बहुत अच्छी वास्तविक रियल मदद कर पाओगे। आप खुद एक अच्छा काम करने निकले हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को लेकर के विजिलेंट रहो, ऑब्जर्वेंट रहो। सेल्फ ऑब्जर्वेशन आपका लगातार चलता रहेगा तो ज़िंदगी बहुत मौज में बीतेगी। और वो जो मौज है साहब हमारा बर्थराइट है। हम यहाँ पे कोई सोने सुबकने को थोड़ी पैदा हुए हैं, नहीं तो है, हम यहाँ मौज से जीने को आए हैं। हाँ, जब जीना है तो रो रो के मर मर के काहे को जिए। जितनी भी जिंदगी है वो लिबरेशन में जीने आए हैं, लेकिन लिबरेशन बिना रियलाइजेशन के नहीं हो सकता। रियलाइजेशन माने खुद को देखते रहना कि चल क्या रहा है, वो है तो फिर मौज है। मदद क्या है आपके लिए फिर? मैं अगर बॉन्डेज में हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ रहेगी। मैं तो एक ही मदद मांगता हूँ, चाहे वो मुझे खुद से मिलती हो, चाहे उन सब महान लोगों से मिलती हो जिनकी मुझे संगत मिल पाई, जिनकी किताबों में से मैं कुछ सीख पाया। मुझे मेरी बॉन्डेज से आज़ाद कर दो, क्योंकि वही मेरे लिए मदद की परिभाषा है। तो मैं दूसरों को भी बस एक ही मदद दे सकता हूँ कि तुम जिन भी कैदों में हो, जिन भी बेड़ियों में हो, मैं तुम्हारी वो बेड़ियाँ काट सकता हूँ। आपने राजे वाली एग्जांपल बहुत अच्छी थी, मुझे उससे एक बात याद आ गई। जैसे रोड पे कोई इंसान भटक रहा है, मेंटली अपसेट है और उसके कीड़े पड़ गए पैरों में, मैंने देखा, उसको उठा के ले आया और उसके कीड़े कूड़े साफ की, उसकी सेवा की, तो ठीक किया गलत किया? नहीं, ठीक किया, लेकिन उसके फिर पड़ने वाले हैं, ऐसे ही थोड़ी पड़ गए थे। नहीं, उसको अगर संभाल के अपने घर रखा जाए और उसकी सेवा की जाए जब तक उसके स्वार्थ है, तो आपके जो बाकी काम है वो रुक जाएंगे। आप कोई अनलिमिटेड आदमी थोड़ी ही हो। मैंने 500 इंसान रख लिया। आप एक बात समझो, ये जो 500 इंसान है दुनिया में न जाने क्या क्या कर सकते थे, और इनका पूरा समय गया बस आपसे सेवा पाने में। ये क्या उनकी जिंदगी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है? 500 लोग हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ 100 साल के हैं, कोई 20 का, कोई 50 का, ये अभी वर्किंग लाइफ के हैं। एवरेज ये बहुत कुछ कर सकते थे दुनिया में, कर सकते थे कि नहीं? क्रांति ला सकते थे, बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते थे। उसकी जगह ये क्या कर रहे हैं? आपसे सेवा ले रहे हैं बैठ के। वो खुश हैं कि वो सेवा ले रहे हैं, आप खुश हो कि आप उन्हें सेवा दे रहे हो। मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं सेवा करता हूँ। उनको मौज आ रही है कि हम सड़क पे पड़े थे, कीड़े पड़े हुए थे, हमें सेवा मिल रही है। ये कोई अच्छा काम हो रहा है? आपका टाइम भी खराब हो रहा है। आप भी न जाने क्या कर सकते थे, आपका सारा टाइम इन लोगों ने चूस लिया। और ये लोग भी न जाने क्या कर सकते थे, उसकी जगह आप मौज से बैठे हुए हैं, बस दूसरे से सेवा ले रहे हैं। तो कोई अच्छा काम तो नहीं हुआ ना। इससे बेहतर ये है कि
किस कारण से उनमें कीड़े पड़े, उनके भीतर से वो कारण ही हटा दो। जेम्स एलन का एक बहुत अच्छा वक्तव्य, उनकी किताब है छोटी सी, एज अ मैन थिंकेथ। वो कहते हैं किसी की हालत देखो ना भिखारी की, उसके भीतर भिखारी बैठा है इसलिए वो बाहर से भिखारी है। एज अ मैन थिंकेथ, तुम्हारे भीतर कोई है जिसने तुम्हें बाहर से भिखारी बनाया। भीतर के भिखारी को हटा दो, ये मदद हुई, ये मदद की डेफिनेशन है। बाहर से आप उसको पैसा दे दोगे, वो दोबारा भिखारी बनेगा, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस कोई रीजन था कि वो भिखारी बना, वो रीजन तो नहीं हटा ना, वो दोबारा भिखारी बन जाएगा। ये जैसे ये स्पेशली ब्लेस्ड बच्चे होते हैं तो जन्म से ही मतलब मेंटली अपसेट होते हैं, वो ठीक नहीं हो सकते मेडिसिन से, तो उन बच्चों की तो सेवा करनी चाहिए जैसे। बिल्कुल सेवा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में बहुत पोटेंशियल है। वो बेटर कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल जैसे कीड़े पड़े हैं, अगर आप उसको नहीं उठाओगे वो तो हफ्ते में मर जाएगा। नहीं, बिल्कुल उसको लेके आना है, कीड़े हटाने। नहीं 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 नहीं, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा है कि आपको कोई बीमार आदमी मिले तो उसको दवाई मत दो, या सड़क किनारे किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको अस्पताल नहीं पहुंचाओ, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं। पर साहब कोई सड़क किनारे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि उसको नशे की लत लगी हुई है, तो सिर्फ अस्पताल पहुंचाना काफ़ी नहीं होगा। क्योंकि आप अस्पताल पहुंचा दोगे अपने खर्चे पे, आप उसका इलाज करा दोगे, सब कुछ कर दो आपने, बड़ा अच्छा करा। 2 महीने बाद आप क्या पाओगे? वो दोबारा वहीं पड़ा हुआ है। जब तक उसके भीतर से वो चीज़ नहीं हटाओगे ना जो उसको वहां सड़क किनारे गिरा रही है, तब तक आप उसकी असली मदद नहीं कर पाए। जब वो 2 महीने अपने पास रहेगा, जो आप काम सोशल मीडिया पे कर रहे हो वो वहां पे फिजिकली होगा। जैसे अब हमारे पंजाब में बहुत संस्थाएं हैं जैसे वो लोगों को उठाते हैं, तो हमने वो भी केस देखे हैं जो 10-10 साल से लोगों घर से निकले हुए थे, मेंटली अपसेट थे, उन्होंने उठाया, सेवा की, उनके घर भी मिल गए सोशल मीडिया ये बिल्कुल अच्छा करा, वो अपने जीवन में अच्छा, ये एकदम अच्छा करा कि उनको उठा लिया, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। दिस इज ऑल राइट बट नॉट सफिशिएंट, क्योंकि अब आप उनको अपने पास रखे हुए हो, और मैं पूछ रहा हूं अभी कैपेसिटी अनलिमिटेड है क्या? दुनिया में इतने लोग हैं जो ऐसे होते जाएंगे। आप उनको परमानेंट अगर अपने पास रख रहे हो तो ये आपकी भी एनर्जी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या होता है? हेल्प की डेफिनेशन है, अ पर्सन हैज बीन हेल्प्ड इफ ही नो मोर नीड्स योर हेल्प। बिल्कुल, किसी की मदद आपने सचमुच तब करी है जब उसे आपकी अब मदद की जरूरत नहीं, 100% पूरी मदद करो, करनी है तो यही पूरी मदद है कि आप उसको ले आओ और फिर उसको ऐसा बना दो कि उसे अब आपकी मदद की जरूरत ना बचे, आपको अब तुम जाओ। यही पॉइंट था, बस तुम आए, मेरे पास रहे, मैं तुम्हारे लिए जो कर सकता था मैंने किया, और अब मैंने तुमको ऐसा कर दिया है कि तुमको दोबारा मेरे पास वापस नहीं आना पड़े। 100% ये मदद हुई, यही मदद बस। की मेरी स्टार्टिंग कंफ्यूजन थी, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपका हजारों लोग फैंस हैं ना, करोड़ों लोग आपको जानते हैं, देखते हैं, आपको एडमायर करते हैं। मैं भी इसीलिए आज आपसे मिलने आया। पर फिर भी इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद कुछ लोग होंगे जो फिर हाथ दिखाएंगे कि मेरे कर्म मतलब स्टार्स ठीक कर दो ना। तो मतलब आप तो अपना कर्म बेस्ट कर ही रहे हो ना। अगर आपकी 26-27 मिलियन की 50 मिलियन की रीच है तो इसका मतलब ये नहीं ना वो 50 मिलियन ना, लोग, बिल्कुल भी नहीं, मतलब आप अपना बेस्ट दे रहे हो। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक मुझे यू। बहुत अच्छा लगा, और आपका बहुत बहुत आभार, आप दूर से आए, थैंक यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैं सिर्फ दर्शन करना चाहता था, एक लाइफ है। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ विचारों में भी और उम्र में भी। अरे कुछ नहीं, तो मेरे को तो बस यही लगता है कि मेले में आए हैं, ड्रामा चल रहा है, हम इस ड्रामे का पार्ट है, तो अच्छा ड्रामा करें। आई रियली एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू। Thank you so और मैं much. चाहूँगा कभी आप पंजाब आए बेशक बेशक तो बेशक, ज़रूर हमें दर्शन बिल्कुल, दें, और बिल्कुल, जितनी भी ऑडियंस है आपकी बिल्कुल। उनके लिए भी बहुत बहुत। मैं आया करता था, एक समय था जब साल में 2-2 चक्कर भी लगे हैं, पर पिछले 4-5 साल से नहीं आया हूँ, क्यों? इधर ही काम बहुत बढ़ गया। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ जो मैं हर किसी से पूछता हूँ कि ये जीवन क्यों शुरू हुआ, किसने शुरू किया। जैसे एक एग्जांपल मैंने समझी थी कि एक एक रुमाल के 2 सिरे हैं, एक जन्म है, एक मरण है। जन्म भी हमारे हाथ नहीं है, मरण भी हमारे हाथ नहीं है, तो बीच में रुमाल रह गया, वो जिंदगी है। तो फिर हाथ में क्या है? बहुत आपने खूबसूरत बात कही, ये रुमाल का ये सिरा भी हमारे हाथ में नहीं है, ये सिरा भी हाथ में नहीं है हमारे, तो जो बीच की सारी चीज़ है वो तो अपने आप ही गिर गई। जब इधर से भी नहीं पकड़ रखा, इधर से भी नहीं पकड़ रखा, तो गिरा ही हुआ है। लेकिन हमारे भीतर कोई होता है ना, अहंकार, वो मानता नहीं कि चीज़ें उसके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो वो अपने आप को क्या बोलता है कि मैं करता हूँ, मैं डूअर हूँ, मैं ही बादशाह हूँ, सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है। उसके हिसाब से चल कुछ नहीं रहा होता, पर वो एक मिथ लेके बैठा होता है, एक इल्यूजन, भ्रम, कि मैं ही ऐसा कर रहा हूँ, मैं ही वैसा कर रहा हूँ। मैं समझाता हूँ, शुरू में ही थोड़ा हैवी ना हो जाए। जी। देखिए, आपने अभी कहा आपका हिंदी में हाथ टाइट है, ठीक है, मैं कहूँगा मेरा पंजाबी में थोड़ा हाथ टाइट है। किस वजह से है?
इसलिए थोड़ी कि आपने चूज करा था कि हिंदी आपकी उतनी अच्छी ना हो, ना मैंने चूज करा कि मेरी पंजाबी उतनी अच्छी ना हो। आपका जहाँ जन्म हुआ और मेरा जहाँ जन्म हुआ, उसने ये डिसाइड कर दिया ना कि आपकी कौन सी लैंग्वेज बढ़िया होगी और मेरी कौन सी भाषा बढ़िया होगी, है ना। बिल्कुल। लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि ये हमारे करे से नहीं हुआ। आप पंजाबी अच्छी बोलते हैं, मैं हिंदी अच्छी बोलता हूँ, ये बात सिर्फ एक संयोग है, कोइंसिडेंस है ना, एक रैंडम बात है, पर हम ही नहीं मानते। तो ये बिल्कुल हो सकता है। आप हिंदुस्तान को देखो, यहाँ भाषा को लेकर कितने झगड़े होते रहे हैं, बिल्कुल। है ना, कि साहब इस आदमी की भाषा मुझसे नहीं चलती। तो पाकिस्तान का तो बंटवारा ही भाषा के आधार पे हो गया था, बांग्लादेश पूरा बना ही इसी पे था। पाकिस्तानी लोग बांग्ला को मानने को नहीं तैयार थे। तो हम ऐसी चीज़ों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं जो वास्तव में है क्या, बस संयोग, कोइंसिडेंस, रैंडम है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, बाय चांस है। लेकिन हम उसको मानते हैं मैंने करा। अब ये हमारा जन्म, आपने कहा कि बाय चांस है, ये तो सभी मान लेते हैं, हाँ भाई जन्म तो कोई एप्लीकेशन देके तो पैदा होता नहीं है। लेकिन हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारा जेंडर भी तो फिर बाय चांस ही है ना। 100%। अगर जन्म बाय चांस है तो लिंग, जेंडर, वो भी तो बाय चांस है। अब आप और मैं, हम दोनों नॉर्थ इंडिया से ही हैं, और नॉर्थ इंडिया में इतना ज़्यादा सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होता है। बिल्कुल होता है। है ना, पंजाब में बहुत होता है, हरियाणा में बहुत होता है, राजस्थान में होता है, वेस्टर्न यूपी में होता है, बहुत होता है। पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमको लगता है एक जेंडर दूसरे जेंडर से बड़ी बात है। जब ना बॉडी हमारी, ना जेंडर हमारा, तो हम होते कौन है इस बात पे प्राइड करने वाले कि मैं तो साहब मर्द हूँ। पर हमारे एरिया में मर्दानगी, मैस्कुलिनिटी पे बड़ा जोर है, जबकि वो चीज़ ही आपकी नहीं है। XY क्रोमोसोम की बात थी जिसमें आपने कुछ नहीं करा, लेकिन फिर भी इंसान कहता है कि देखो मैं तो ये हूँ। इसी तरीके से साहब मेरा रंग ज़्यादा साफ़ है, मैं शरीर से ज़्यादा तगड़ा हूँ, मेरा कद बहुत ऊंचा है, और बहुत बातें महिलाएं भी बोलती हैं, मैं सुंदर ज़्यादा हूँ। अब उसमें आपने तो कुछ करा नहीं, आपका शरीर जैसा भी है वो तो एक कोइंसिडेंस की बात है ना, एक रैंडम घटना है। इसी तरीके से आपको हॉकी या क्रिकेट पसंद होगा, जी। आपको आइस हॉकी तो नहीं पसंद है। बिल्कुल। पंजाब में फुटबॉल नहीं उतनी खेली जाती, हॉकी खूब चलती है। अभी क्यों हो रहा है? आप कहोगे आपको हॉकी पसंद है, आपको तो नहीं पसंद है। वो तो उस जगह की बात है जहां आप संयोग से पैदा हो गए। लेकिन जो चीज़ें संयोग की, हम उनको कितना सीरियसली ले लेते हैं, कितना सीरियसली ले लेते हैं। समझाने वाले बड़े लोगों ने, गुरुओं ने कहा है, यही जो तुम सीरियसली ले लेते हो ना, यही जिंदगी की सफरिंग है। तुम समझ ही नहीं रहे कि ये सब प्रकृति का एक रैंडम खेल है जिसमें चीज़ें अकारण हो रही हैं। जहाँ कोई कारण माने रीज़न नहीं है, तुम वहाँ भी रीज़न निकालने चल पड़ते हो। बिल्कुल। और जो ये अहंकार होता है, वो अपनी सब चीज़ों का रीज़न खुद को बनाता है। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा हुआ, और उसी में फिर वो खूब सफ़र करता है। वो ये नहीं देखता कि तुम्हारी लाइक्स, डिसलाइक्स, तुम्हारे ओपिनियंस, तुम्हारी सिचुएशंस, सब कुछ तो बस यूं ही चल रहा है। और जो ये चीज़ देखने लग जाता है कि मैं तो एक कंडीशनिंग का पुतला जैसा हूँ बस, हाँ, बॉडी से भी कंडीशनड हूँ और सोसाइटी ने मुझे माइंड से भी कंडीशनड कर रखा है, वहीं से मेरा सारा कारोबार चल रहा है। वो अपने आप को बहुत लाइटली लेने लग जाता है, वो फिर अपने ऊपर हंसना शुरू कर देता है। वो अपने लिए ही एक चुटकुला बन जाता है और फिर ज़िंदगी मौज हो जाती है। बिल्कुल। सर आपने बहुत बुक्स पढ़ी भी हैं, आपके ऊपर बहुत बुक्स लिखी भी गई हैं। मेरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल मैं सबसे पूछता हूँ कि भगवान की डेफिनेशन सबकी ज़िंदगी में अलग अलग है। आपकी ज़िंदगी में भगवान की डेफिनेशन क्या है? ये जो मेरे भीतर बैठा है, जो सारी गड़बड़ करता रहता है, सारी गड़बड़, उसको हटा दो अगर, उसे अहंकार है ना, ईगो, उसको हटा दो अगर, तो भीतर जो एक बोध बिंदु बचता है, द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वही भीतर का भगवान है। उसके बहुत अलग अलग तरीके के नाम होते हैं। जो एक अच्छा नाम है, जो मुझे पसंद है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, वो है आत्मा। तो वही है भीतर वाला भगवान। और सब ज्ञानियों ने उपदेश भी यही दिया है कि मिलेगा तो अपने भीतर ही मिलेगा। वो अपने भीतर मिलने की बात यही होती है कि अपने भीतर हमने बहुत सारा कचरा भर रखा है, उस कचड़े को हटा दो। वही सारी स्पिरिचुअल साधना है। स्पिरिचुअल साधना इधर उधर दौड़ लगाने की और दुनिया भर का काम करना, ये तो नहीं होती। असली चीज़ ये है कि भीतर कितने तरीके के विकार भरे हुए हैं, है ना। भगवत गीता बोलती है षड रिपु, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सब अपना भीतर भरा रहता है।
एंगर, ग्रीड, जेलसी, है ना, जी ये सब लस्ट, जी ये सब भीतर भरा रहता है। उसको हटाने के बाद जो चीज बचती है उसको आप बोल सकते हो गॉडलीनेस, प्योरिटी। वही भगवान है, वही आत्मा है। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि इंसान ज़्यादा सीरियसली ले रहा है, जेंडर पे भी मान कर रहे हैं, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी, चाहे वो वुमेन्स हैं चाहे वो मेंस हैं। फिर जिस बात पे चर्चा होनी चाहिए, जो सीरियसली लेनी चाहिए, वो आपके हिसाब से क्या है? सीरियसली तो यही लेना चाहिए कि तुम चीज़ों को सीरियसली क्यों लेते हो, क्योंकि मैं एडिशनली क्या और सीरियस लूं जब मैं पहले ही बहुत सीरियस हूं। दुनिया भर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जाने जा रही हैं, ये सीरियस लोग ही तो हैं। कोई ठान करके बैठा हुआ है कि जब तक बगल वाले से आगे नहीं निकल जाता मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। माँ बाप बच्चों को कह रहे हैं कि तूने इतने नंबर लाने हैं, सीरियसली पढ़ाई कर। हर आदमी पहले से ही बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो मैं क्या बताऊं कि हमें एडिशनली किस बात पर सीरियस होना है। हम तो पहले ही जिन चीज़ों पर सीरियस हैं, क्या हम उन पर पुनर्विचार माने रिकन्सिडरेशन कर सकते हैं? हम दोबारा पूछ सकते हैं कि ये चीज़ इतनी सीरियसली लेने की है भी क्या? एक आदमी है, मुझे उम्मीद रहती है उससे कि साहब ये मुझे इज्जत देगा। आज सुबह मुझको मिला, हाँ, और सत श्री अकाल नमस्ते करे बिना वो निकल गया, और पूरे दिन मेरा मूड ऑफ है। ये बुलाया नहीं उसने। और ये बिल्कुल हो सकता है कि वो आदमी खुद बेचारा परेशान हो नहीं सकता, बिल्कुल। वो अपनी आफतों में डूबा हुआ है, उसे ख्याल नहीं रहा कि आप सामने से हो, तो वो अपना ऐसे ही गाफिल था, वो निकल गया। लेकिन आप बहुत सीरियसली लोगे इस बात को, तो हमें और ज़्यादा कुछ नहीं सीरियसली लेना है। देखिए जो पूरा विजडम का फील्ड है, जो समझदारी की बात है पूरी, वो ये नहीं है कि सीरियस हो जाओ और ज़्यादा। गुरु लोग, संत लोग, ज्ञानी, ये तो हंसते हैं, ये सीरियस थोड़ी हो जाते हैं। जो ये दुनियादार आदमी होता है ना, संसारी, द वर्ल्डली मैन, ये होता है बहुत ज़्यादा सीरियस। और ये ऐसी ऐसी बातों पे सीरियस होता है कि दुनिया की मौत की एक बड़ी सी बड़ी वजह आप जानते हो ना क्या है? सुसाइड। लोग अपनी जान ले लेते हैं, हम इतने सीरियस हो जाते हैं। जो सब ज्ञानी लोग होते हैं वो तो समझाते हैं कि भाई तुम जिन बातों को बहुत गंभीरता से ले रहे हो ना, वो बातें किसी महत्व की नहीं है, अपने बारे में हल्के हो जाओ, निर्बोझ। तो ये चीज़ जानने की है कि मैं बेकारी किसी चीज़ के बारे में सीरियस हूँ। देखिए हमारे साथ एक बच्चा होता है छोटा, उसका खिलौना टूट गया, और कितनी ज़ोर ज़ोर से रोता है। जब वो ज़ोर से रोता है तो आप हंसते हो, बिल्कुल। आप हंसते बोलते यार ये 2 पैसे की चीज़ के लिए इतना सीरियस हो रहा है। हाँ, नया आ जाएगा खिलौना, नया आ जाएगा, नहीं तो खिलौना ही तो है, उसमें ऐसी कौन सी जिंदगी मौत की बात हो गई। वैसे ही जो समझदार लोग हुए हैं वो जब हमें देखते हैं ना तो हम पे हंसते हैं। वो कहते हैं यार तुम कभी सुबह के लिए लड़ रहे हो, कभी पानी के लिए लड़ रहे हो, कभी ऑनर के लिए लड़ रहे हो, कभी किसी बात के लिए लड़ रहे हो, तुम भी तो खिलौनों के लिए लड़ रहे हो। और छोटे बच्चे छोटे खिलौनों से खेलते हैं, उनके छोटे टैंक भी तो आते हैं ना, वो गन। जो बड़े बच्चे होते हैं वो देखो ना, इजराइल में और वहाँ पे अभी ईरान में क्या हो रहा है, वो बड़े खिलौनों से खेल रहे हैं, वो बड़ी बड़ी मिसाइलें फायर कर रहे हैं। पर ज्ञानियों गुरुओं को देखे, वो जो बड़ी मिसाइलें भी हैं वो खिलौने ही हैं। हाँ, जिस भी चीज़ से एक बच्चा खेल रहा हो उसको तो खिलौना ही कहेंगे ना। और हम सब भीतर से बच्चे ही रह गए, हम डेवलप नहीं हो पाते। जो आदमी छोटी छोटी चीज़ों को सीरियसली ले रहा है वो भीतर से भी डेवलप हो नहीं पाया, मैच्योर नहीं हो पाया है। आपने ज़िंदगी का क्रक्स क्या निकाला? जैसे जो गुरु संतों की आप बात करते हो, मैं बड़ा क्यूरियस रहता हूँ जानने के लिए कि क्यों मिला हमें ये जीवन, क्या करने आए हैं, मतलब ही नहीं समझ आ रहा अभी तक। कोई कहता है ये करो, वही कोई कहता है ये करो, पर ऊपर से तो कभी कोई आवाज़ नहीं आ रही कि मैंने दुनिया भाई इसलिए बनाई है, आपने ये करना। देखिए ये जो सारे सवाल आते हैं ये किसको आते हैं और क्यों आते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारी अभी बातचीत चल रही है, ये बातचीत अगर एकदम गहरी होती जाए, थोड़ी गहराई तो इसने पकड़ ही ली है, आपको कुछ थोड़ा आनंद हो रहा होगा। जी 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 जी। ये बातचीत और अगर गहराई पकड़ ले तो क्या आपको ये सवाल बचेगा, ये दुनिया किसने बनाई, मैं यहाँ हुई क्यों, मैं कल क्या करूँ, मैं परसों रात को क्या कर रहा था, ये बचेंगे सवाल? नहीं। अभी आपने पिछले 5 मिनट में कितनी बार ये सोचा कि आपको कल क्या करना है? नहीं सोचा। नहीं सोचा। आपने क्या ये भी सोचा पिछले 5 मिनट में कि ये है क्या, क्यों? ये सब नहीं रह जाता ना। तो ध्यान देने वालों ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बोली, बहुत ही खास बात। वो बोले ये जो तुम्हारे सारे सवाल हैं ना, ये दुख से आते हैं। जब तुम दुखी नहीं रहते तो ये सवाल भी नहीं रहते। जब तुम मौज में होते हो, आनंदित होते हो, जॉयफुल होते हो, तो ये जितने तुम्हारे सवाल हैं ये सब उसमें मिट जाते हैं। सवाल चाहे छोटे किस्म का हो चाहे
बड़े किस्म का हो, सारे सवाल हट जाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा यानी कि भीतर कोई है जो लगातार दुखी बैठा हुआ है और इसीलिए उसके पास 100 तरह के प्रॉब्लम्स हैं और क्वेश्चंस हैं। ऑल योर क्वेश्चंस दे अराइज फ्रॉम योर इनर सफरिंग। माने भीतर कोई सफरर बैठा हुआ है, वही ईगो है, वही अहंकार है। और चूंकि वो सफ़र कर रहा है इसीलिए वो एक क्वेश्चन की तरह देखता है दुनिया को। उसके लिए जो पूरी दुनिया है एक सवाल है। वो सवाल बस ये नहीं पूछता दुनिया बनाई किसने, वो सवाल ये भी पूछता है इस दुनिया में मैं ऐसा क्या पालूं जिससे मुझे चैन मिल जाएगा। ये दुनिया बनाई किसने, इस सवाल का भी अगर जवाब पालूं तो मुझे चैन मिलेगा। तो वो ये सारे सवाल भी बस चैन पाने के लिए पूछता है, क्योंकि वो दुखी है, बेचैन है। क्योंकि वो बेचैन है इसलिए वो चैन पाने के लिए तरह तरह के प्रश्न करता है। तो मूल बात ये होती है कि फिर उसी पर आओ ना जिसको क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है वो तो बात की बात है, जो क्वेश्चनर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल। तो क्वेश्चनर कौन है, वो यहाँ भीतर बैठा हुआ है, मैं हूं वो, उसी का नाम मैं है, आई, अहम वो है। तो उस तक आना है और उससे पूछना है तो ये तकलीफ क्या है, तू क्या है, तू दुनिया को क्यों ऐसे देख रहा है। जब आप ये पूछते हो उदाहरण के लिए कि दुनिया बनाई किसने, तभी तो आप दुनिया को बहुत सीरियसली ले रहे हो ना। अगर आप दुनिया को सीरियसली नहीं लो तो क्या आपके पास ये प्रश्न बचेगा कि ये सब बनाया किसने। आप यहाँ बैठे हुए हो, क्या आपको ये सवाल आ रहा है कि ये किसने बनाया, ये किसने बनाया, ये किसने बनाया, नहीं आ रहा ना। ठीक है, लेकिन अभी अगर आपको यहाँ पे किसी चीज़ का स्वाद बहुत पसंद आ जाए तो आप पूछोगे ये चाय बनाई किसने। बात यह है कि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं जो बहुत पसंद आने लायक हो, और जो कुछ भी आपको पसंद आता है वो कभी ना कभी आपको धोखा ही दे के जाता है। पसंद नहीं आएगा तो सवाल भी नहीं आएगा कि बनाया किसने। दुनिया को अगर बहुत महत्व नहीं दोगे तो दुनिया के बारे में ये प्रश्न भी मिट जाएगा। मेरे भीतर कौन है जो दुनिया को इतनी सीरियसली ले रहा है। दुनिया मेरे लिए एक साधारण सी बात क्यों नहीं हो सकती है। दुनिया को मैं इतनी सीरियसली क्यों ले रहा हूँ, मैं बहुत तेज तो नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं। दुनिया को मैं बहुत सीरियसली क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा दुनिया से डिजायर का रिश्ता है। ये बड़ा जबरदस्त शब्द है जिसपे हम आ गए, डिजायर। डिजायर, क्योंकि मैं दुनिया से डिजायर का रिश्ता रखता हूँ तो फिर मैं पूछता हूँ कि साहब बनाया किसने। आप जाते हो एक शॉपिंग मॉल में, आपको एक शर्ट की डिजायर हो जाएगी तो आप पूछोगे ना बनाई किसने, माल कितने का है। बिल्कुल। आपको उसकी डिजायर नहीं हुई तो क्या आप ये सवाल पूछोगे? नहीं। तो फिर ज्ञानियों ने क्या कंक्लूजन निकाल दिया, वो बोलते हैं दुनिया है ही नहीं, दुनिया डिजायर है, और जिसके पास डिजायर नहीं है उसके पास वर्ल्ड भी नहीं है। बिल्कुल। वो बोले दुनिया ये नहीं है कि ये पेड़ खड़ा है, ये खंबा खड़ा है, ये कुर्सी है, ये यहाँ पे साहब बैठे हुए हैं, ये स्टूडियो का इक्विपमेंट रखा। बोले दुनिया ये नहीं है, तुम्हारी दुनिया तो वही है जिसकी तुम्हें डिजायर है। आप अपनी दुनिया बताओ। मेरी दुनिया में ये सवाल मेरे इसलिए मन में आया क्योंकि ना मैंने आपसे पहले भी पाजी से बात की कि जब भी हम इस दिल के साथ किसी को देखते हैं ना, जैसे कोई डॉग को कोई मार रहा है, कोई इंसान के साथ धक्का चल रहा है, तो ये भगवान ने दो तरह के दिल बनाए। एक होता है मतलब उस पर रहम करने वाला, एक होता है उस पर अत्याचार करने वाला। दोनों किसने बनाए ना। अब आपके दिल में किसी के लिए दया आ रही है, ये दिल आपका कैसा है, क्यों बना, ये आपकी अपब्रिंगिंग है कि भगवान की तरफ से, आपको मालूम है। पर जिसने ये दिल बनाया वो भी तो रहम वाला होगा ना। जैसे इस दुनिया में कई बार रेप भी हो जाता है, तो मेरे को लगता है कि पूरी दुनिया को दुख लगता है वो रेप देखकर, पर जिसने ये दिल बनाया उसमें कितना रहम होगा। तो वो दुनिया किसने बनाई, इसलिए सवाल आता है। पूरी दुनिया जिस प्रिंसिपल पर चल रही है, जिस प्रिंसिपल पर चल रही है वो प्रिंसिपल है डिजायर का ही, समझिएगा। और जब उस डिजायर के प्रिंसिपल को समझ करके हम उससे फ्री हो जाते हैं तो वो कहलाती है मुक्ति। उस मुक्ति का ही दूसरा नाम भगवान है। तो भगवान ने आपको ये नहीं बोला है कि तुम रहम करो, भगवान ने आपको ये भी नहीं बोला है कि तुम कत्ल करो। वो आपके हाथ की बात है, वहां से कोई फरमान नहीं आया है। बिल्कुल ठीक है ना। उसको करतार भी कहा जाता है और उसको अकर्ता भी कहा जाता है। कितनी गजब बात है। वो ग्रेटेस्ट डूअर भी है और वो नॉन डूअर भी है। तो जो नॉर्मल डूअर है वो कौन है? नॉर्मल डूअर ईगो है। रेप करने वाला कौन है? वो ईगो है, और ये उसका फैसला होता है कि मुझे रेप करना है। कंज्यूम करने वाला कौन है? वो भी ईगो है। पनिश करने वाला कौन है? वो भी ईगो है। और फॉरगिव करने वाला कौन है? वो भी ईगो है। सारी बात यह है कि इन सब चीज़ों में ईगो अपने लिए चैन खोज रही है। एक आदमी होता है कहता है मैं ये काम करूंगा, एक आदमी कहता है मैं वो काम करूंगा। ये काम हमारी नज़र में अच्छा है, वो काम हमारी नज़र में बुरा है।
पर दोनों ही आदमी ये काम इसलिए कर रहे होते हैं किसी तरीके से उनको कंप्लीशन मिल जाए, पीस मिल जाए। जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि हमें पीस की ज़रूरत है भी क्या उसके माध्यम से, तब तक हम उधर कुछ ना कुछ हाथ पांव चलाते ही रहेंगे। ये स्पीड हो सकता है ज़्यादा हो रही हो, मैं थोड़ा एग्जांपल्स दूंगा। और आपको भी एक बेचैनी का एक्सपीरियंस हो रहा है और मुझको भी हो रहा है, लेकिन सर हमारी बॉडीज़ अलग अलग हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, तो हमारे विचार अलग अलग हैं जी। तो आप बोलते हो कि मुझे पीस मिल जाएगी अगर इसमें जो है, देखिए कितना मज़ेदार ये यहाँ पे केतली है, इससे मैं 4 बार चाय पी लूँ तो मुझे पीस मिल जाएगी। लोग होते हैं ना दिन में 6-6 बार चाय पी रहे हैं, और मेरे अनुभव थोड़ा अलग तरीके के हैं। मैं कहता हूँ मुझे पीस मिल जाएगी अगर वहाँ वो खरगोश बैठा हुआ है पीछे, मैं उस खरगोश का कत्ल करके आज रात में उसे खाऊंगा तो मुझे पीस मिल जाएगी। बताइए हम दोनों में पीस किसको मिलेगी? पीस तो दोनों को ही मिलेगी, अपना अपना डिजायर पूरा हो जाएगा। और अगर पीस मिल गई होगी तो फिर कल के आप चाय नहीं पियोगे, फिर पियेंगे। तो पीस मिली थी क्या? टेम्पररी पीस मिली थी। वो तो पीस है ही नहीं, वो तो पीस है ही नहीं, वो तो एक धोखा है। आप बोलो मैंने कार खरीद ली और कार मिल गई, कल सुबह उठ के गए तो आपके गैराज में थी ही नहीं, तो वो तो धोखा मिला था ना, बिल्कुल बिल्कुल आप ठगे गए थे। बिल्कुल। अब ये आप चाय पी से पीस खोज रहे हो तो आप अच्छे आदमी कहलाओगे। ये तो बड़े नॉन वायलेंट तरीके से पीस मिल गई इसको, इसने 4 बार चाय पी, इसको पीस मिल गई। मैं कह रहा हूँ मैं वो खरगोश मार के खाऊंगा उससे मुझे पीस मिलेगी, मैं गंदा आदमी कहलाऊंगा कि देखो ये खरगोश को मार के पीस पाना चाहता है। लेकिन हम दोनों में कॉमन बात क्या है? हम दोनों ही भ्रम में हैं। पीस ना आपको मिली अच्छे तरीकों से, पीस ना मुझे मिली गंदे तरीकों से। चाय तो अच्छा तरीका कहलाता है ना हिंदुस्तान में, हर आदमी चाय छोड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस अच्छे तरीके से आपको पीस मिली क्या? परमानेंट तो मिली नहीं। और उस घटिया तरीके से मुझे पीस मिली क्या? थोड़ी देर के लिए मैं कहूंगा वाह क्या बढ़िया मैंने मांस खाया है, बिल्कुल तर हो गया, डकार वकार मार दी, लेकिन क्या पीस मिली? कुछ नहीं मिला, बिल्कुल कुछ नहीं मिला ना। लेकिन सोशल दृष्टि से ये आपका जो काम है ये कैसा है? एक्सेप्टेबल है। और जो मेरा काम है वो कैसा है? वो अनएक्सेप्टेबल है, मैं गलत काम कर रहा हूं। यही मैंने खरगोश को मारा, मैं इंसान को मार दूं तो मैं कानून की नजर में भी गुनहगार हो जाऊंगा, मुझे जेल हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि अच्छा आदमी जो कर रहा था वो भी किस लिए कर रहा था? अपनी डिजायर पूरी करने के लिए, है ना। और डिजायर यही कहती है मुझे पीस चाहिए, सारी डिजायर अंततः पीस के अल्टीमेटली लिए चाहिए। पीस मांग रही हैं। मांग रहे हैं अंदर तो अच्छा आदमी भी जो कर रहा है वो पीस के लिए कर रहा है, बुरा आदमी भी जो कर रहा है वो पीस के लिए कर रहा है। सक्सीड दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं, ना आपको चाय से मिल रहा है ना मुझे कत्ल करके मिलने वाला है। ठीक है, तो वो कौन है भीतर जो लगातार डिजायर करता रहता है वर्ल्ड से रिलेटेड और लगातार धोखा खाता रहता है? जब आप इसको समझने लग जाते हो तो भीतर का कचड़ा साफ हो जाता है। उस कचड़े के बाद अगर कुछ बचता है तो उसको फिर कहते हैं प्योर सेल्फ। प्योर सेल्फ, ठीक है, उसको ही सिर्फ हाईएस्ट माना जा सकता है। वही है वो एक ओंकार, वही है जो मल्टीप्लिसिटी है ना दुनिया की, बहुत सारी चीजें। जब इनसे आप आज़ाद हो जाते हो कि नहीं साहब उससे मुझे चैन मिलेगा, उससे चैन मिलेगा, उससे चैन मिलेगा, ये सारा कुछ जब हट जाता है तो वो जो एक बचता है, एक वही भगवान है। वो कहीं बाहर नहीं है, वो कहीं आसमानों में बैठ के हमको नहीं बना रहा, वो हमारे भीतर बैठ के हमको बनाता है, वो हमारे भीतर बैठ के हमको बनाता है। लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता क्योंकि वो बैठा कहाँ है? भीतर। भीतर। हम कहाँ को देख रहे हैं? बाहर। आपकी आंखें कितना भी घूम लें कभी आपके भीतर नहीं आ सकती ना। और भीतर माने ये नहीं कि आपके हार्ट को या लंग्स को या किडनी को देख रही है। भीतर का मतलब होता है मन के भीतर। तो मन के सेंटर पे जो बैठा है, पर जिसको मन कभी देख नहीं सकता, उसको भगवान बोलते हैं। आंखों के पीछे जो आंखों की ज्योत है, लेकिन आंखें जिसको कभी देख नहीं सकती, उसको भगवान बोलते हैं। कानों के पीछे जो बैठा हुआ है, जो सब सुनी हुई बातों को जानता है, लेकिन किसी बात में जिसको सुना नहीं जा सकता, उसको भगवान बोलते हैं। मन चारों दिशाओं में जिसको खोजने के लिए दौड़ रहा है, पर जो खुद मन के भीतर ही छुपा हुआ है, इसीलिए मन उसको कभी पाता नहीं, उसको भगवान बोलते हैं। तो वो है भगवान। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा होगा, शायद हो रहा है। अब मेरे को अच्छा लग रहा है सुन के आपको। वो कॉम्प्लिकेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भगवान कहाँ है? उधर पहाड़ पे बैठा हुआ है। बिल्कुल। हाँ जी, बाहर ढूंढ रहे हैं भगवान, बाहर ढूंढ रहे हैं, यहाँ है जी। ये बाहर ढूंढने का काम कहलाता है डिजायर।
और डिजायर भगवान के साथ नहीं चलती, डिजायर ईगो के साथ चलती है। बाहर ढूंढने का काम ईगो का है, और ईगो अगर बाहर ढूंढेगी, उसे कुछ मिल भी गया तो किसको मिल गया? बॉडी को मिल गया, ईगो को ही तो मिल गया ना। और ईगो को जो कुछ भी मिलेगा वो ईगो को क्लीन नहीं करता। ईगो बाहर ढूंढ रही है, ईगो तो खाने पीने के लिए ढूंढ रही है। आपने बाहर क्या ढूंढी थी? चाय। बिल्कुल। मैंने बाहर क्या ढूंढा था? खरगोश। खरगोश। खाने पीने के लिए तो ढूंढा था। आप शर्ट ढूंढ लो बाहर, मैं शादी के लिए बीवी ढूंढ लो बाहर, सब खाने पीने का ही मामला है। तो ये बाहर की ढूंढाई में कभी भी वो नहीं मिलता जो ईगो को क्लीन अप कर दे। और भगवान वो चीज है जो ईगो की क्लीनिंग के बाद बचती है। वो भीतर है, डिजायर बाहर को रहती है, इसीलिए बंदे को भगवान कभी मिलता नहीं है। पंजाब के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? अच्छी जगह है, प्यारे लोग हैं। बाकी देखिए साहब, आप पास्ट से कंपेयर करो और परफेक्शन से कंपेयर करो तो हमेशा हर चीज़ में खोटी खोट दिखाई देगी। ये दो चीज़ें जो है ना, ये गड़बड़ होती हैं, परफेक्शन और पास्ट। पर चूंकि भारत में बहुत घूमा हूँ, हर प्रांत को तो नहीं कह सकता, पर ज़्यादातर सब देखा हुआ है। प्यारे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, और बेवाक लोग हैं। क्योंकि आप प्यारे हो। अरे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो पाती है, दो टूक बात हो पाती है। अच्छा बात बोल रहा था, मेरे को आपकी टीम ने बताया कि वो बड़ा अच्छा है, मैं वहां गया, बड़ा अच्छा है। मैं कहा वो कुछ अच्छा नहीं है, आप खुद अच्छे हो। कई बार क्या होता है, बंदा कहता है यार नहीं यार बंदे ऐसे हैं, मर्द जात ऐसी है, औरत जात ऐसी है। मेरे को लगता है कि जो आप अंदर हो वही आप सामने में देखते हो कि क्या हो। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो बड़ा शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया और मुझे इतना कंफर्टेबल किया। थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।